हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत 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 अच्छे होंगे। आप लोग सोच रहे होंगे 1 मंथ के ड्यूरेशन में अभी तक कोई वीडियोस क्यों नहीं आई, है ना? काफी टाइम हो गया है। आफ्टर अ लॉन्ग टाइम मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ आपके लिए। बिकॉज ऑफ सम हेल्थ कंडीशंस आई वाज नॉट एबल टू रिकॉर्ड एंड मेक नोट फॉर यू। आई एम सो सॉरी फॉर दैट। सो नाउ ऑनवर्ड्स आपको सारी चीजें टाइम टू टाइम मिलेंगी। आई विल ट्राई माय बेस्ट, राइट? तो प्लीज कोऑपरेट फॉर दैट। अभी मैं आपको स्क्रीन शेयर कर रही हूँ एंड इस वीडियो में हम करने वाले हैं BBA थर्ड सेमेस्टर का कॉर्पोरेट लॉ का सब्जेक्ट, राइट? जस्ट अ सेकेंड, ये हम थोड़ा सा रफ कर देते हैं। जैसे कि BBA में जो बच्चे अभी पढ़ रहे हैं उनको थोड़ा थोड़ा सा स्ट्रक्चर समझ में आ रहा होगा, ठीक है? जो BBA के साथ CA का कोर्स कर रहे हैं वो सोच रहे होंगे भाई इसमें तो सब्जेक्ट सेम सेम से हैं, एंड उनको कम भी पढ़ना पड़ रहा होगा बिकॉज सब्जेक्ट बहुत ज्यादा सिमिलर है, ठीक है? आपका कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग का जो सब्जेक्ट है वो CA इंटरमीडिएट में मिलता है। कॉर्पोरेट लॉ आपको बिजनेस लॉ में मिल जाता है जो कि फाउंडेशन में आप पढ़ते हो, ठीक है? कंपनीज लॉ भी पढ़ते हो जो कि आपने BBA में ही पढ़ा है। तो CA is also a financial course, BBFI is also a financial course. So if you are BBFI student and thinking कि मेरे को CA करना चाहिए, सो आई वुड डेफिनेटली सजेस्ट कि अगर आप BBFI कर रहे हो तो जरूर 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 CA में ट्राई जरूर करना, बिकॉज चीजें सिमिलर हैं। एक प्लस पॉइंट रहेगा आपके पास, ठीक है? डिग्री तो रहेगी, साथ में आपको CA की भी एक मिल जाएगा अगर आप अच्छे से एग्जाम्स दोगे तो, राइट? ओके। BBA थर्ड सेमेस्टर के अंदर आपको एक कोर्स सब्जेक्ट मिलेगा, दैट इज कॉर्पोरेट लॉ। कंपलसरी सब्जेक्ट है ये आपको, जो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। सिलेबस क्या है आपका? सिलेबस आपको ये मेंशन है, इसमें आपको इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ना है 1872, ठीक है? पूरी चीजें पढ़नी रहेगी आपको इसके अंदर। तो वन बाय वन हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। इफ यू हैव एनी चैलेंज, एनी प्रॉब्लम you are facing, please comment down. I'll definitely reply to your comments. Right? Suggestions आते हैं कोई आपके mind में, definitely share. We will try to implement it as best we can. Right? So before starting the this unit, मैं आपको कुछ क्लियर करना चाहूंगी इसमें कॉर्पोरेट लॉ में। देखो, कॉर्पोरेट लॉ में आपकी BBA में एज पर योर सिलेबस 4 यूनिट दी हुई है। कितनी? 4 यूनिट। जस्ट अ सेकेंड। राइट, 4 यूनिट्स आपको दी गई हैं। अब इसमें से जो यूनिट नंबर 1 है एंड 3 है, ये जो रहने वाली है ये रहने वाली है लॉन्ग, ठीक है? तो ऐसा मत सोचना कि बहुत ज्यादा लॉन्ग है, बहुत ज्यादा ऐसा है। 1 एंड 3 तो देखो लॉन्ग रहेगी, मैं आपको बता रही हूँ। कम से कम 1 1.5 घंटे का तो आराम से है। इसके बाद जो बची हुई 2 यूनिट है जैसे कि सेकेंड एंड फोर्थ, ये बहुत ज्यादा शॉर्ट में है, ठीक है? इतना ज्यादा टाइम आपका नहीं देगी। ओके, तो ये थोड़ा सा माइंड में लेके आप चलो। एंड काफी लॉन्ग यूनिट है तो आराम से कॉपी पेन लेके बैठ जाओ। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बताओ कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हम कहते किसको हैं? ये क्या है? ये एक प्राइमरी लेजिस्लेशन है जो गवर्न करता है कॉन्ट्रैक्ट्स इन इंडिया, ठीक है? क्या करता है? जितने भी कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं उनको गवर्न करता है ये एक्ट। ये डिफाइन करता है लीगल फ्रेमवर्क को विद इन विच द एग्रीमेंट बिकम एनफोर्सेबल बाय लॉ। आउटलाइन करता है क्या राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस रहेंगे ऑफ द पार्टी जो भी इन्वॉल्व है कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। अब देखो, अगर ये एक्ट नहीं होगा ना तो कोई भी चीज पॉसिबल नहीं हो पाएगी टू डू एन एग्रीमेंट। इफ सपोज मुझे किसी के साथ ना क्या करना है, पार्टनरशिप करनी है, राइट? उस पार्टनरशिप करने के लिए क्या कुछ फ्रेमवर्क्स हैं? राइट, है हम पे।
तो वो जो चीजें हैं, वो जो कॉन्ट्रैक्ट है, वो कब एनफोर्सेबल हो पाता है? जब उससे कोई ना कोई लॉ जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, तभी होता है ना कोई भी एग्रीमेंट, तभी आ पाता है हम पे जब उसमें लॉ जुड़ा होता है। एंड उसी से राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस लगते हैं दोनों पार्टीज में, कि अगर आपने ये फॉलो नहीं करे तो क्या हो सकता है, इस एक्ट के दौरान आपको इतनी चीजें यहाँ से बियर करनी पड़ती हैं, इतना फाइन लगेगा, इतनी आपको चीजें लगेंगी। सो कोई भी एग्रीमेंट है, वो अगर लॉ के द्वारा बना हुआ है तो उसको क्या बोलेंगे? कॉन्ट्रैक्ट बोल देंगे। समझ में आया? मीनिंग देख लो इसी बात पे। एज पर दी सेक्शन 2H ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, कोई भी एग्रीमेंट जो एनफोर्सेबल है किसके द्वारा? लॉ के द्वारा। वो क्या है? कॉन्ट्रैक्ट है। यही बात हमने समझी थी, यही चीज है। डेफिनेशन क्या है एग्रीमेंट का? अब देखो, हमें कॉन्ट्रैक्ट तो पता चल गया, एग्रीमेंट क्या है? एग्रीमेंट कोई भी प्रॉमिस, एवरी प्रॉमिस और एवरी सेट ऑफ प्रॉमिस फॉर्म दी कंसिडरेशन फॉर ईच अदर इज एन एग्रीमेंट। मैंने सामने वाले को बोला, भाई मैं 50% शेयर तेरे को दूंगा, क्या हुआ? ये क्या हुआ? ये एक प्रॉमिस हुआ। ठीक है, तो कोई भी प्रॉमिस, कोई भी सेट ऑफ प्रॉमिस कंसिडरेशन जो किया गया है इंडिविजुअल ईच अदर आपस में, वो क्या हुआ? एग्रीमेंट हुआ। एज पर दी सेक्शन, सेक्शंस मत भूलना, सेक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं कॉर्पोरेट लॉ में। सेक्शन लिख कर आओगे तो आपको मार्क्स मिलते हैं। बट ऐसा भी नहीं है कि अगर आप भूल गए हो तो आपको जरूरी गलत लिख के मत आना। देखो, अच्छा है आपको याद है तो आप लिख के आ रहे हो, बट गलत मत लिख के आना। गलत लिखोगे तो पक्का नंबर आपके कटेंगे, नहीं लिखोगे तो मतलब थोड़ा बहुत हाफ ऐसे कट सकता है, बट लेकिन अगर गलत लिख के आओगे तो क्या पता आपका पूरा पूरा नंबर ही कट जाए। अब देखो, प्रॉमिस क्या होता है? अब वहां पे हमने पढ़ा था, कोई प्रॉमिस हो, कोई भी सेट ऑफ प्रोमिस है, कंसिडरेशन है, तो वो क्या होगी? एग्रीमेंट में आएगी। अब प्रॉमिस क्या होती है? एज पर दी सेक्शन 2B, कोई भी पर्सन, व्हेन द पर्सन टू whom द प्रपोजल इज मेड सिग्निफाई करता है इज एसेंट एंड द प्रपोजल बिकम दी प्रोमिसी, प्रोमिस। ठीक है, कोई भी पर्सन है, ठीक है, जिसको प्रपोजल दिया जाता है, ठीक है, एंड उसकी उस पे क्या आ जाती है? रजामंजूरी आ जाती है कि भाई ओके फाइन, तो वो प्रपोजल क्या बन जाता है? एक प्रॉमिस बन जाता है। सपोज मैंने 50% की पार्टनरशिप उसको दी सामने वाले को, सामने वाले ने एक्सेप्ट कर ली एंड बोथ पार्टीज आर एग्री। ठीक है, एंड ऐसा नहीं है कि ये जो है अर्न करने के बाद इसको नहीं देगा, ये प्रॉमिस कर रहा है कि भाई मैं तुझे दूंगा। Okay, so this is the definition of promise. So when the person to whom the proposal is made signify करता है उसकी एक्सेंट को, एसेंट को, मर्जी को, एंड प्रपोजल वहीं पे क्या बन जाता है? एक प्रॉमिस बन जाता है। इन शॉर्ट अगर हम देखना चाहें तो, इन शॉर्ट देखना चाहें, इन शॉर्ट अगर देखोगे तो ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस क्या बनता है? प्रॉमिस। ऑफर किया आपने उसको एंड एक्सेप्टेंस भी आ गई तो क्या बनेगा? प्रॉमिस। प्रॉमिस आया एंड कंसिडरेशन भी हो गई कि भाई ठीक है तू मुझे 50% का देगा, ऑन पेपर कर लेते हैं, तो वही चीज क्या होगी? एंड लीगल इंटेंशन, किसको ऑन पेपर कर लेते हैं तो क्या बन जाएगा? एग्रीमेंट बन जाएगा। और कोई भी एग्रीमेंट जिसमें लॉ लग जाता है तो क्या बन जाता है? कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। फाइन, अब तो मुझे लगता है कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। स्कोप क्या है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट? क्या स्कोप है? Originally, the Indian Contract Act consists 11 chapter. Now it mainly deals with. So ओरिजिनली मतलब स्टार्टिंग के टाइम पे जब हम देखेंगे तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कितने? 11 चैप्टर्स थे, लेकिन अभी सिर्फ कितने हैं? ये जो आपको पार्ट्स में दिख रहे हैं ना, यही है। ठीक है, पार्ट 1 में है, पार्ट 2 में है, दिखेंगे आपको, राइट। सो पार्ट 1 में क्या है? जनरल प्रिंसिपल जो रिलेट है लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट से। पार्ट 2 में आपके स्पेशल काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स आते हैं। पार्ट 1 में जितनी भी सेक्शन है 1 से लेके 75 तक, 1 to 75 सेक्शन कवर अप होते हैं। एप्लीकेशन टू ऑल काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स आता है। इसमें जितने भी एसेंशियल कवर्स होते हैं जैसे ऑफर, एक्सेप्टेंस, कंसिडरेशन, कैपेसिटी, कंसेंट, परफॉर्मेंस, ब्रीच एक्सेट्रा, ये सारी चीजें हमारी पार्ट 1 में आ जाती हैं जनरल प्रिंसिपल्स रिलेटिंग टू द लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के अंडर।
स्पेशल काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में आपकी आती है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडिमिनिटी एंड गारंटी, इंडैमिनिटी एंड गारंटी। इसके बाद आता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट एंड प्लेज, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी। तो ये क्या है, स्पेशल टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स। इसके बाद है आपका ऑब्जेक्टिव। क्या ऑब्जेक्टिव्स है हमारे एक्ट के, ये एक्ट का क्या ऑब्जेक्टिव है, क्या हम चाहते हैं इससे। सबसे पहली बात, अगर एक्ट नहीं होगा ना तो कोई चीज मानेगा ही नहीं, ऑन पेपर होके भी मुकर सकता है, तो फिर भाई आप क्या करोगे, आपका तो ट्रस्ट टूट गया, कुछ एक्शन तो कर नहीं पाओगे। एंश्योर यूनिफॉर्मिटी इन द लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अक्रॉस इंडिया, यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए एक्ट्स के अंदर। ऐसा नहीं है एक जगह पे कोई 18 मतलब कोई सेक्शन का एक्ट है तो उसका डिफरेंट मीनिंग निकल रहा है, एक जगह पे अलग मीनिंग निकल रहा है, ऐसा नहीं होता। यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए एक्ट के अंदर। डिफाइन करो एंड रेगुलेट करो राइट एंड ड्यूटीज ऑफ द पार्टीज एंटरिंग इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट। प्रोटेक्ट करता है लेजिटिमेट इंटरेस्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी, सबका इंटरेस्ट रखता है, सबके बारे में सोचता है, ठीक है। कोई भी अगर विक्टिम हुआ तो डेफिनेटली दे कैन फाइल अ केस। एंड लीगल रेमेडीज प्रोवाइड करता है फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, जहां पे कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ा जाता है दूसरी पार्टी के द्वारा, तो जो विक्टिम होगी वो डेफिनेटली उसके अगेंस्ट क्या कर सकेगी, एक्शन ले सकेगी। लेकिन वहीं अगर एक्ट होगा ही नहीं तो क्या वो कुछ कर पाएगी, कुछ नहीं कर पाएगी। कहाँ पे एप्लीकेबल होता है ये, एप्लीकेबिलिटी कब आई थी इसकी, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की आई थी हमारी 1 सितंबर 1872 में। एक्सटेंड हुआ होल ऑफ इंडिया में, सिर्फ और सिर्फ जम्मू एंड कश्मीर को छोड़ के। तब बिफोर आर्टिकल 370 वॉज नॉट एब्रोगेटेड, जब तक उसको किया नहीं गया था तब तक। लेकिन अब किया जाएगा, उसको कंसिडर किया जाएगा, जितने भी लॉज हैं सारे अब पूरे स्टेट में माने जाएंगे। अप्लाई करता है जितने भी सिटीजन, इंडिविजुअल, कंपनीज, पार्टनरशिप है, सब पे अप्लाई किया जाएगा। एग्जाम्पल देखोगे तो जैसे एग्जाम्पल देखोगे तो ए एग्री करता है टू सेल अ कार टू whom, टू बी फॉर 2 lakhs, एंड बी एग्री हो जाता है बाय करने के लिए, तो ये क्या बन गया, ये एग्रीमेंट बन गया, राइट। एंड ये एग्रीमेंट को फुलफिल करने के लिए ऑल लीगल्स रिक्वायरमेंट जैसे कि ऑफर, एक्सेप्टेंस, कंसिडरेशन, कैपेसिटी, लॉफुल ऑब्जेक्ट्स को हम इन्वॉल्व करेंगे, तो यही क्या बन जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। तो आपको समझ में आ गया एग्रीमेंट, ठीक है, एंड कॉन्ट्रैक्ट के बीच में डिफरेंस। एसेंशियल्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, क्या एसेंशियल्स हैं टू बिकम अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। अब ऐसा तो नहीं है कॉन्ट्रैक्ट कैसे ही बन जाएगा, एज पर दी सेक्शन 10, एज पर दी सेक्शन 10 एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट को होने के लिए ये कुछ एसेंशियल चीजें हैं जो होनी चाहिए। 10 ऐसी एसेंशियल चीजें हैं जो होनी चाहिए फॉर अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। सबसे पहले ऑफर एंड एक्सेप्टेंस होना चाहिए, मतलब यहाँ पे लॉफुल ऑफर आप दोगे, ठीक है, मतलब एक पार्टी एक लॉफुल ऑफर देगी सामने वाली पार्टी को, एंड लॉफुल वो पार्टी एक्सेप्ट करेगी, ठीक है, समझ में आया। एंड ऑफर एंड एक्सेप्टेंस जो है ना वो क्लियर होना चाहिए, डेफिनेट होना चाहिए, एंड प्रॉपर बताया हुआ होना चाहिए। ऐसा नहीं है उसमें आप कुछ भी डाल रहे हो, नहीं। तो यही चीज है, एक पार्टी ऑफर दे रही है, दूसरी पार्टी उसको एक्सेप्ट कर रही है, ठीक है। तो जो भी उस ऑफर में है सारी की सारी चीजें क्लियर, डेफिनेट एंड इजिली कम्युनिकेटेड होनी चाहिए। जैसे कि एक ऑफर है टू सेल हिज हाउस टू बी, मतलब ए है जो ऑफर करता है कि मुझे बी को ये मकान बेचना है, कितने रुपए में, 10 लाख रुपए में। बी उसको कहता है ठीक है भाई ले लेते हैं, तो क्या ये वैलिड ऑफर एंड एक्सेप्टेंस में आएगा। सेकंड है आपका इंटेंशन टू क्रिएट अ लीगल रिलेशन, आपका इंटेंशन होना चाहिए सामने वाले से लीगल रिलेशन रखने का। अगर आपका इंटेंशन नहीं है ना लीगल रिलेशन रखने का तो वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में नहीं आएगा। पार्टीज को एक इंटेंशन अपना रखना पड़ेगा टू क्रिएट द लीगल ऑब्लिगेशन, नॉट टोटल या फिर डोमेस्टिक अरेंजमेंट, ठीक है। जैसे कि ए इनवाइट करता है बी को डिनर के लिए, बी उसको एक्सेप्ट भी कर लेता है,
लेकिन ए कैंसिल कर देता है, तो बी कुछ नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि ये तो हमारी रोजमर्रा की चीजें हैं, इसमें थोड़ी ना कुछ लीगल एग्रीमेंट किया था कि भाई नहीं मैं तो तेरे डिनर पे आऊंगा ही आऊंगा, मैंने साइन भी कर दिया। नहीं ना। तो ये चीजें यहाँ पे अप्लाई नहीं होगी। क्यों? क्योंकि आपका इंटेंशन नहीं था लीगल एग्रीमेंट का। अब वही दूसरा केस देखो, ए साइन करता है किसमें? एक रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट में, कि उसको सप्लाई करना है गुड्स टू बी। तो ये क्या बन गया? ये एक लीगल इंटेंशन बन गया आप दोनों के बीच में। समझ गए आप? थर्ड है आपका लॉफुल कंसिडरेशन होना चाहिए एज पर दी सेक्शन 2D। कंसिडरेशन का मतलब होता है समथिंग इन रिटर्न। ये रियल होना चाहिए, लॉफुल होना चाहिए, एंड नॉट इमोरल या फिर अपोज नहीं करना चाहिए पब्लिक पॉलिसीज के अकॉर्डिंग। जैसे कि ए एग्री करता है टू सेल अ बाइक टू बी फॉर 20,000, एंड जो इसका अमाउंट है ना वो ही क्या है? कंसिडरेशन है। ठीक है, मतलब एक सामान के बदले में दूसरा आप कुछ उसको दे रहे हो, यही क्या हो गया? कंसिडरेशन हो गया। ठीक है, समझ में आया आपको? फोर्थ है आपका कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट। क्या कैपेसिटी है कॉन्ट्रैक्ट की? द पार्टीज मस्ट बी कॉम्पिटेंट, मेजर, 18 एंड एबव होनी चाहिए, साउंड माइंड होना चाहिए, एंड नॉट डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ। तो हमेशा ये देख लेना कि एग्रीमेंट आप किससे कर रहे हो? सामने वाले से। कहीं ऐसा तो नहीं है कि सामने वाला माइनर है, अभी 18 साल का ही नहीं हुआ, अब उससे कॉन्ट्रैक्ट करके बैठ गए, अब उसने फ्रॉड भी कर दिया ना आपके साथ, आप कुछ नहीं कर पाओगे। राइट। तो कैपेसिटी चेक करनी है सामने वाले की भी। जो पार्टी होना चाहिए वो मेजर होना चाहिए, साउंड माइंड होना चाहिए, एंड डिस्क्वालिफाइड नहीं होना चाहिए लॉ के द्वारा। जैसे कि एक कॉन्ट्रैक्ट किया जाए माइनर से, तो वो क्या है? वॉइड है, वैलिड नहीं है। फिफ्थ है आपका प्री कंसेंट देना, एक्सपर्टी सेक्शन 14। कंसेंट जो होती है वो हमेशा फ्री होनी चाहिए एंड जेन्युइन होनी चाहिए, नॉट ऑब्टेन्ड बाय दिस रीजन। ओके। जैसे कि ए फोर्स करता है बी को साइन अ कॉन्ट्रैक्ट, तो इसमें आप क्या दे रहे हो? प्री कंसेंट नहीं दे रहे हो यहाँ पे, नॉट अ प्री कंसेंट। तो ये क्या हो गया? वॉइडेबल हो गया। ठीक है, मिस रिप्रेजेंटेशन करके, मिस्टेक करके, फ्रॉड करके किसी से आप अगर आप कॉन्ट्रैक्ट ले रहे हो ना, तो वो वैलिड नहीं है। राइट। इसके बाद है लॉफुल ऑब्जेक्ट। कोई भी ऑब्जेक्ट पर्पस ऑफ द एग्रीमेंट मस्ट बी लीगल एंड नॉट इमोरल या फिर अगेंस्ट द पब्लिक पॉलिसी। तो कोई भी पर ऑब्जेक्ट है एग्रीमेंट का, उसको हमेशा लीगल होना चाहिए, मस्ट बी लीगल, एंड उसको इमोरल या फिर पब्लिक की पॉलिसी के अगेंस्ट नहीं होना है और नहीं होगी। जैसे कि ए एग्री करता है बी को 50,000 रुपए देगा टू स्मगल गुड, मतलब गुड्स की स्मगलिंग करने के लिए। इलीगल है ये। राइट, लॉफुल तो नहीं है, यार लॉफुल ऑब्जेक्ट तो नहीं है। तो ये क्या हो गया? वॉइड कॉन्ट्रैक्ट हो गया। सो ऑब्जेक्ट भी डिफाइन करता है कि जितना भी ऑब्जेक्ट का आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो ना, ये लीगल होना चाहिए, पब्लिक की पॉलिसी के अगेंस्ट नहीं जाना चाहिए, इट शुड बी लॉफुल, नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वॉइड। सर्टेन एग्रीमेंट्स होते हैं जो डिक्लेयर होते हैं वॉइड अंडर द एक्ट, एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेन ऑफ ट्रेड, एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज, बेगरिंग एग्रीमेंट, एग्रीमेंट विद अनसर्टेन टर्म्स। जैसे कि ए एग्री करता है नॉट टू मैरी फॉर 5 years फॉर 1 लाख, तो ये क्या हुआ? वो ये वॉइड कॉन्ट्रैक्ट होगा। ए एग्री करता है कि वो उससे शादी नहीं करेगा 5 साल तक के लिए फॉर 1 लाख रुपीज, तो ये क्या होगा? वॉइड एग्रीमेंट होगा। तो कुछ ऐसे मतलब सर्टेन एग्रीमेंट्स हैं जो जिनको हमने डिक्लेयर ही कर दिया कि वॉइड है अंडर द एक्ट, ये एक्ट में आएंगे ही नहीं। ठीक है। सर्टेनली एंड पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस एज पर द सेक्शन 29। ये जो टर्म्स होते हैं इसमें मस्ट क्लियर एंड सर्टेन होना चाहिए। ठीक है। एंड कॉन्ट्रैक्ट्स मस्ट बी केपेबल ऑफ बीइंग परफॉर्म, कि उसको हम परफॉर्म कर सके। जैसे कि ए एग्री करता है सेल करने के लिए कुछ गुड्स टू बी, कुछ गुड्स, सम गुड्स क्या होता है? कितने नंबर ऑफ गुड्स? कुछ ऐसा है ही नहीं, अनसर्टेन है ये।
तो क्या हो गया, ये वॉइड हो गया। अगर ये अगर टर्म आपने लिख दी अपने एग्रीमेंट में, साइन भी कर दिया, अब भाई उसमें बात हुई थी 20 की, दी उसने 10, एग्रीमेंट में तो सम लिखा था ना, तो वॉइडेबल हो गया। सेकंड, ए ने प्रॉमिस करा बी को इनविजिबल विद मैजिक पोशन के साथ, तो इम्पॉसिबल है कि नहीं, तो ये वॉइडेबल है। सर्टेनिटी एंड पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस मिसिंग नहीं होना चाहिए, रहना चाहिए। नाइन्थ क्या है, प्रॉपर लीगल फॉर्मेलिटीज होनी चाहिए। कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स है जिनको रिटर्न में, रजिस्टर्ड में और मेड विद द स्टैम्प पेपर इफ रिक्वायर्ड बाय लॉ। ठीक है, सो प्रॉपर लीगल फॉर्मेलिटीज होनी चाहिए। कुछ ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं जिनमें होना होता है, जैसे कि सेल करना एक इमूवेबल प्रॉपर्टी को, इसमें बहुत सारे डॉक्यूमेंट लगते हैं, रिटर्न, रजिस्ट्री, रजिस्टर्ड एग्रीमेंट लाइक दिस। जिसने घर लिया होगा उसको पता होगा, राइट। सो 10 है म्यूचुअलिटी ऑफ ऑब्लिगेशंस। यहाँ पे बोथ पार्टीज जो है उनको बाउंड होना पड़ेगा टू परफॉर्म देयर रिस्पेक्टिव ऑब्लिगेशन। एक वन साइड के ऑब्लिगेशन जो है वो रेंडर कर सकती है कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड करने के लिए। जैसे कि ए एग्री होता है टू डिलीवर द गुड्स एंड बी एग्री करता है टू पे। म्यूचुअल ऑब्लिगेशन है कि नहीं यहाँ पे, तो यहाँ पे ये चीजें हो जाएंगी इम्प्लीमेंट। एक भी अगर नहीं मानता है तो वॉइडेबल हो जाएगा। समरी यहाँ पे है, ठीक है, एक बार रिवाइज कर लो। आप जो चीजें मैंने आपको बताई है वही चीजें आपको थोड़ी शॉर्ट में दे दी गई है, राइट। या इफ यू वांटेड टू टेक अ स्क्रीनशॉट यू कैन। ओके, इसके बाद है आपका काइंड या फिर टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। क्या टाइप्स हैं, सबसे पहला है बेस्ड ऑन दी वैलिडिटी या फिर एनफोर्सिबिलिटी। इसमें पहला आता है वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कौन से होते हैं, एक कॉन्ट्रैक्ट जो सेटिस्फाई करता है जितने भी एसेंशियल लेड डाउन हैं इन दी सेक्शन 10, ऊपर पढ़े थे ना हमने वैलिड कॉन्ट्रैक्ट्स में क्या क्या 10 एसेंशियल चीजें होनी चाहिए एज पर दी सेक्शन 10 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, पढ़ा था ना। सो वही है, एक कॉन्ट्रैक्ट जो सभी की सभी एसेंशियल्स को सेटिस्फाई करे अंडर दी सेक्शन ऑफ 10 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, तो वो क्या है, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है एंड ये लीगली एनफोर्सेबल है। एग्जाम्पल, ए एग्री करता है टू सेल हिज बाइक टू बी फॉर 20,000, बी एग्री भी करता है एंड ऑल कंडीशंस जो है वो मेट के लिए जाते हैं, तो ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। ठीक है, सेकंड होता है वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है बताओ, पढ़ा है ना अभी। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट तब होता है जब आपका कोई भी कॉन्ट्रैक्ट सीज होता है टू बी एनफोर्सेबल बाय लॉ, मतलब नहीं होता है कोई भी कॉन्ट्रैक्ट जो कि लॉ के द्वारा एनफोर्सेबल नहीं हो पा रहा है। इट वॉज वैलिड एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन बट बिकम्स वॉइड लेटर, मतलब कि जब आपने उसको फॉर्मेशन किया था तब तो वो क्या था, तब तो वो सही था, वैलिड था, लेकिन जब आपने उसको एग्जीक्यूशन की टाइम आया तब वो क्या हो गया, वॉइड हो गया बाद में। जैसे कि ए ने ए कॉन्ट्रैक्ट है, ए कॉन्ट्रैक्ट विद बी टू एक्सपोर्ट गुड्स टू अ कंट्री बट देयर for delivery war is declared with that company, so contract become void. So there are some conditions जिसमें ये चीज होती है कि भाई जिस टाइम पे हमने एग्रीमेंट किया था उस टाइम तो सब कुछ ठीक था, लेकिन कुछ ऐसी कंडीशंस भी आ जाती हैं जिस केसेस में वॉर की सिचुएशन पे तो देखो क्या ही कर सकते हैं, वॉर की सिचुएशन में तो सब कुछ ही हो जाती है ना, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट काम ही नहीं करेगा आपका। वॉइड एग्रीमेंट सेक्शन 2G के अकॉर्डिंग, सो वैलिड वॉइड, अच्छा सेक्शन 2J सेक्शन 2G के अकॉर्डिंग देखते हैं वॉइड एग्रीमेंट क्या होता है। कोई भी एग्रीमेंट जो कि नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ है फ्रॉम द बिगिनिंग। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बिगिनिंग से ही आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है ना वो एनफोर्सेबल नहीं है लॉ के द्वारा, ठीक है, वैलिड ही नहीं है। इट लैक वन और मोर एसेंशियल एलिमेंट ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के जो भी पॉइंटर्स होते हैं ना उसमें किसी में लैक नहीं है, तो वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है, तो वो वॉइड हो जाता है। तो दैट्स अ कंडीशन। एग्रीमेंट अगर आप किसी माइनर के साथ करते हो तो वो क्या हो गया, वो बिना किसी इंटीमेशन के वॉइड हो गया, ये तो कोई बताने की चीज ही नहीं है। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट एज पर द सेक्शन 2I, अगर कोई ए कॉन्ट्रैक्ट करता है एंड ए कॉन्ट्रैक्ट अ कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्सेबल बाय वन पार्टी बट नॉट एनफोर्सेबल बाय अदर, तो वो क्या हो जाता है, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। मतलब कि अगर मैं कॉन्ट्रैक्ट करना चाहती हूँ सामने वाले से, मैं हूँ जो आपसे एक कॉन्ट्रैक्ट करना चाह रही हूँ,
कि आप मेरी वीडियोस रोज देखोगे। मैं ऐसा बोल रही हूँ, आप एग्री नहीं कर रहे हो कि नहीं हम तो नहीं देखेंगे, जब हमारा मन करेगा तब हम पढ़ेंगे, जब हमारा मन नहीं करेगा तब हम नहीं करेंगे। तो ये क्या हो गया, ये वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट हो गया। occurs when consent is not there, consent is not free। मैं अगर आपको फोर्स करूँ भाई आपको देखना ही देखना है लेक्चर, कुछ भी कर लो लेकिन देखना ही देखना है, मैं आपको कंसेंट ही नहीं दे रही, फ्री मैं आपको रख ही नहीं रही, ठीक है, ड्यू टू फ्रॉड मिस इंटरप्रिटेशन समथिंग लाइक दैट। ए फोर्स करता है टू साइन अ कॉन्ट्रैक्ट अंडर द थ्रेट, ए कैन चूज टू कैंसिल, तो वॉइडेबल है एट ए ऑप्शन, ठीक है, ये ए के ऑप्शन में ही क्या हो गया, ये वॉइड हो गया, राइट। देन 1.5 में आपका आता है इलीगल कॉन्ट्रैक्ट। इलीगल कॉन्ट्रैक्ट में क्या है, एक कॉन्ट्रैक्ट दैट इज फॉरबिडन बाय लॉ, इट इज वॉइड ab initio एंड हैज नो लीगल स्टैंडिंग, इन्वॉल्व करता है लीगल एक्ट लाइक स्मगलिंग गैम्बलिंग एक्सेट्रा। सो ये क्या हो जाते हैं, इलीगल आ जाते हैं, जो चीजें लॉ के द्वारा नहीं मानी जाती, जैसे गुड्स, गुड्स में भी होती है ना कुछ चीज इलीगल होती है, उसका ट्रेड हम नहीं कर सकते। और जैसे कि कुछ एक्ट्स भी होते हैं जैसे स्मगलिंग करना गैम्बलिंग करना, तो ये सारी क्या होगा, ये इलीगल होगा। अगर आप किसी चीज का कॉन्ट्रैक्ट भी करोगे ना तो पकड़े जाओगे। कॉन्ट्रैक्ट भी क्या है आपने, एक तो इलीगल कॉन्ट्रैक्ट है वो। ए एग्री करता है टू सेल नैर्कोटिक्स टू बी, सो क्या है, ये इलीगल है एंड वॉइडेबल है, पकड़े जाओगे। अनएनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट that is valid in essence but cannot be enforced due to some technical defect, जैसे कि lack of written form, expired limitation period। so इन केसेस की वजह से भी unenforceable contract होते हैं, इन्हीं को हम अनएनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। मतलब किसी भी टेक्निकल डिफेक्ट की वजह से, जैसे कि आपकी एक्सपायर्ड हो गई लिमिटेशन पीरियड जब तक का कॉन्ट्रैक्ट था, तो उस केस में भी क्या है, अनएनफोर्सेबल है। ओरल एग्रीमेंट करना किसी भी लैंड को, तो ये क्या हो गया, ये अनएनफोर्सेबल है। प्रूफ कैसे करोगे कि आपने एग्रीमेंट किया है, ओरल बात मानी जाती है, नहीं मानी जाती, तो इट शुड ऑलवेज बी इन रिटर्न फॉर्म, राइट। सेकेंड है आपका बेस्ड ऑन द फॉर्मेशन। इसमें क्या होता है, एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट है। सबसे पहले एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट का मतलब है कि एक कॉन्ट्रैक्ट जहां पे टर्म्स जो है वो स्टेटेड होने चाहिए रिटन फॉर्म में या फिर स्पोकन वर्ड्स में, राइट। जैसे कि कोई भी रिटन एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट होना या फिर वर्बल प्रॉमिस करना टू पे 1000 रुपीज, ठीक है। यहाँ पे पहला क्या है स्टेप, एक्सप्रेस कर रहे हो अपने कॉन्ट्रैक्ट को कि जो भी चीजें हैं वर्बल रिटन होनी चाहिए। इसके बाद है इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट, इम्प्लाई करो इसको, फॉर्म्ड करो कंडक्ट और सर्कमस्टांसेस ऑफ द पार्टीज नॉट बाय वर्ड्स, ठीक है। कोई भी बोर्ड्स अब बोर्ड्स अ बस, इट सिंप्लीफाइड दैट ही एग्री टू पे द फेयर, मतलब कोई भी अगर बस में चढ़ता है इसका मतलब क्या होता है कि वो बस का फेयर देने के लिए एग्री है, ठीक है। तो ये क्या है, ये इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट है। तो फॉर्म बाय अ कॉन्ट्रैक्ट और अ सर्कमस्टेंसेस ऑफ द पार्टीज नॉट बाय वर्ड्स, तो ये मतलब पता ही होता है कि अगर मैं इस चीज में जाऊंगा तो हम मेरे को ये पे करना पड़ेगा। क्वासी कॉन्ट्रैक्ट, ये कोई रियल कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, इसमें ऑब्लिगेशन होती है जो कि इम्पोज होती है लॉ के द्वारा, ताकि अवॉइड कर सके कोई भी अनजस्ट इनरिचमेंट को। जैसे कि पर्सन सप्लाई करता है गुड्स बाय मिस्टेक इज एंटाइटल्ड टू कंपनसेशन, ठीक है। फाइंडर ऑफ गुड्स मस्ट रिटर्न इट एंड इट एसेंशियल टू एक्सप्रेस द इनकर्ड, ठीक है। इसको हम कॉसी कॉन्ट्रैक्ट भी कहते हैं। ये रियल कॉन्ट्रैक्ट नहीं है लेकिन ये ऑब्लिगेशन होती है कि आप करो, ठीक है। अगर गलती से कोई सामान आपके पास गलत आ गया है तो एज अ लॉ आप उसको वापस करो, होता है ना। 2.4, इसमें क्या है, ई कॉन्ट्रैक्ट, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्ट्रैक्ट होता है जो फॉर्म किया जाता है इलेक्ट्रॉनिक मीन्स लाइक मेल्स, वेबसाइट, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स। ये कवर्ड है अंडर द आईटी एक्ट 2000 के दौरान। जैसे कि कोई भी आप मूवी टिकट ऑनलाइन बुक करते हो तो काइंड ऑफ एक ई कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है कि आपने इस टाइम की इस टाइम तक ये मूवी बुक कराई है, काइंड ऑफ, ठीक है। इसके बाद है आपका बेस्ड ऑन दी परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस के बेसिस पे क्या कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, एक होता है एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट, एक कॉन्ट्रैक्ट जहां पे दोनों पार्टीज परफॉर्म करती हैं अपनी अपनी ऑब्लिगेशन को। जैसे कि ए बुक को खरीद रहा है एंड दूसरा पे भी कर रहा है कैश को। सेलर जो है वो डिलीवर कर रहा है बुक को इमीडिएटली, दोनों तरफ से हो रहा है काम, एग्जीक्यूशन हो रहा है।
सेकेंड है आपका एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट। ये कॉन्ट्रैक्ट है जहां पे परफॉर्मेंस जो है यहाँ पेंडिंग रहती है ऑन वन और बोथ साइड, किसी एक साइड से भी रह सकती है, दोनों साइड से भी रह सकती है। जैसे ए एग्री करता है टू डिलीवर गुड्स नेक्स्ट वीक को एग्री करता है कि मैं आपके सामान पहुंचा दूंगा, एंड बी कहता है विल पे ऑन द डिलीवरी, मतलब डिलीवरी जब आएगी तब मैं पे कर दूंगा। तो दोनों साइड से क्या है, एक्शन पेंडिंग है, राइट। इसके बाद है आपका यूनिलेटरल कॉन्ट्रैक्ट। तो यूनिलेटरल कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, इसमें वन साइडेड का जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वेयर ओनली वन पार्टी हैज द ऑब्लिगेशन। ठीक है, मतलब एक वन साइड कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है, ओनली वन पार्टी की ऑब्लिगेशन होती हैं। यूजुअली फॉर्म किया जाता है जब प्रोमिसर जो होता है ऑफर करता है टू पे आफ्टर द अदर पार्टी कंप्लीट्स अ टास्क। ए ऑफर करता है कि मैं 5,000 रुपीज टू एनी वन जो फाइंड करेगा हिज लॉस्ट बैग। ओनली ए इज बाउंड टू पे वन समवन फाइंड द डॉग। ठीक है, राइट, समझ में आ गया आपको। ए ही ऑफर कर रहा है, अगर वो उसको मिल जाएगा तो ये क्या है आपका, ये यूनिलेटरल कॉन्ट्रैक्ट, सिंगल साइड। किसी सामने वाले को तो पता ही नहीं है किसको मिलेगा किसको नहीं मिलेगा, तो डबल साइडेड थोड़ी ना, सिंगल साइडेड है। बायलेटरल कॉन्ट्रैक्ट, बायलेटरल में क्या होता है, दोनों पार्टीज हैव रेसिप्रोकल ऑब्लिगेशन टू परफॉर्म। ए प्रॉमिस करता है डिलीवर करने का गुड्स टू बी, एंड बी प्रॉमिस करता है टू पे ऑन द डिलीवरी, ये भी बायलेटरल है। बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ कंसिडरेशन। ठीक है, नेचर ऑफ कंसिडरेशन के बेस पे क्या कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, कॉन्ट्रैक्ट विद एग्जीक्यूटिव कंसिडरेशन, मतलब कंसिडरेशन जो है यहाँ पे ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिया है आपने एट द टाइम ऑफ एग्रीमेंट। ए पे करता है बी को 10,000 रुपीज फॉर पास्ट वर्क वन, पास्ट जो में काम किया था उसमें आप पे किया है। ठीक है, सो एग्जीक्यूटिव कंसिडरेशन मतलब पहले से ही एग्जीक्यूट हो चुका है, अब आप उसको पे कर रहे हो। कंसिडरेशन इज ऑलरेडी प्रोवाइडेड एट द टाइम ऑफ एग्रीमेंट। कॉन्ट्रैक्ट विद एग्जीक्यूटरी कंसिडरेशन, मतलब कंसिडरेशन जो है वो प्रोवाइड किया जाएगा इन द फ्यूचर। ए एग्री करता है डिलीवर करने के लिए राइस नेक्स्ट वीक में, बी एग्री करता है टू पे ऑन द डिलीवरी, ये क्या है, एग्जीक्यूटरी कंसिडरेशन है। कॉन्ट्रैक्ट विद पास्ट कंसिडरेशन, यहाँ पे कंसिडरेशन जो है वो प्रोवाइड किया जाता है बिफोर द प्रोमिस इज मेड। ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ वैलिड है इंडिया में, अनलाइक इंग्लिश लॉ। ए हेल्प करता है बी को इमरजेंसी में, लेटर बी प्रॉमिस करता है टू पे 1,000। तो ये क्या है, ये पास्ट कंसिडरेशन है, पास्ट का कोई एक्ट किया उसके बेसिस पे बाद में आपको चीजें मिल रही हैं। ये है आपकी कंपैरिजन टेबल जो आप एक बार देख लेना बस। ठीक है, वैलिडिटी क्या है, एक्सप्लेनेशन क्या है, एग्जाम्पल क्या है, अभी जितना भी पढ़ा है ना उससे आपके माइंड में रहेगा, फिर हटने नहीं वाला। सो इस रीजन से मैंने यह थोड़ा सा शॉर्ट में लिख दिया, राइट। तो अब है आपका लॉ रिलेटिंग टू डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स हैं जो इसमें हम कवर अप करेंगे, राइट, एज पर योर सिलेबस। Offer and acceptance are the first step in the formation of a contract that we know. Contract comes into existence only when a lawful offer is made by one party and lawful accepted by the other. We know it. ठीक है, so offer या फिर proposal क्या होता है, जब एक पर्सन सिग्निफाई करता है टू अनदर हिज विलिंगनेस टू डू और abstain from doing anything with a view to obtaining the assent of that other to such act or abstinence, he is said to make a proposal। जब कोई एक पार्टी सामने वाले पार्टी को कोई काम करवाना चाहती है, ठीक है, सपोज मैं आपसे चाहती हूँ कि आप मेरी वीडियो को देखो, तो मैं आपसे क्या करूंगी, प्रपोजल रखूंगी कि आई विल मतलब मैं आपको जितने भी लेक्चर्स हैं ऑफ योर कॉर्पोरेट लॉ प्रोवाइड करूंगी। ठीक है, आपको वो देखते हैं, ये मेरा ऑफर हो गया। अगर आपने उसको एक्सेप्ट कर लिया तो इट विल बिकम अ कॉन्ट्रैक्ट, राइट। अगर एक पर्सन सिग्निफाई करता है अनदर हिज विलिंगनेस टू डू, ठीक है, और abstain from doing anything with a view to obtaining the assent, assent मतलब सामने वाले की मर्जी, ठीक है, to such act or obedience he is said to make a proposal। समझ में आया। की एलिमेंट्स क्या होते हैं ऑफर के, सबसे पहले विलिंगनेस टू डू होना चाहिए और abstain from doing something, सामने वाले की मर्जी होनी चाहिए उस काम को करने की, made with intention of getting the other assent,
हमेशा ऑफर या फिर प्रपोजल इस इंटेंशन से बनाए जाते हैं, इस इंटेंशन से बनाए जाते हैं कि सामने वाले की क्यों क्या होगी, इसमें मर्जी होगी। सामने वाले की हम मर्जी पूछेंगे। ये हमेशा कम्युनिकेटेड होनी चाहिए एंड क्लियर एंड डेफिनेट होनी चाहिए एंड शुड नॉट बी टर्म्स दैट वैग यू और अनसर्टेनिटी इसमें नहीं होनी चाहिए। कोई भी टर्म्स ऐसा नहीं होना चाहिए जो कि सामने वाले को पता ना हो। टाइप ऑफ ऑफर, ऑफर कितने टाइप के होते हैं? सबसे पहला होता है एक्सप्रेस ऑफर। एक्सप्रेस ऑफर क्या होता है? जिसमें क्लियरली आप सामने वाले को बता देते हो इन वर्ड्स, रिटन या फिर स्पोकन वर्ड्स में। जैसे कि ए बोलता है कि मैं ना अपना फोन बेचूंगा 5,000 में, स्टेट कर दिया सामने वाले को क्या फोन बेच रहा हूँ, कितने में, सब कुछ पता चल गया। दूसरा होता है इम्प्लाइड ऑफर। ये इन्फर्ड होता है फ्रॉम दी कंडक्ट और सर्कमस्टांसेस। मतलब ये किसी सर्कमस्टांसेस में फिक्स्ड होता है। सपोज अगर आप कोई बस में चढ़ रहे हो, ठीक है, तो इट मीन्स कि आप उसका जो फेयर होगा वो देने के लिए राजी हो, तो दैट इज अ इम्प्लॉयड ऑफर। मतलब कोई एक्सप्रेस नहीं करेगा बट आपको पता है, इट्स अ कंडक्ट और अ सर्कमस्टांसेस। ठीक है। जनरल ऑफर क्या होता है? जो कि पब्लिक को दिया जाता है एट लार्ज लेवल। जैसे कि रिवॉर्ड ऑफर किया जाए फॉर रिटर्निंग अ लॉस्ट पेट। स्पेसिफिक ऑफर क्या होता है? ये मेड किया जाता है स्पेसिफिक पर्सन या फिर ग्रुप के लिए। जैसे ए ऑफर कर रहा है टू सेल हिज कार टू बी, ठीक है, स्पेसिफिक ऑफर है फॉर बी। क्रॉस ऑफर क्या होता है? अगर दो पार्टी आइडेंटिकल ऑफर बनाती है टू ईच अदर विदाउट नॉलेज ऑफ द अदर्स ऑफर। जैसे ए और बी राइट करते हैं लेटर टू ईच अदर ऑफरिंग टू बाय और सेल द सेम आइटम, तो ये क्या हो गया? क्रॉस ऑफर। मैं भी आपको कह रही हूँ कि मैं आपको लेक्चर दूंगी, आप भी मुझे कह रहे हो कि मैं आपको लेक्चर प्रोवाइड कर दे। क्रॉस ऑफर। काउंटर ऑफर क्या होता है? व्हेन द ऑफरी मेक चेंजेस टू द ओरिजिनल ऑफर। काउंटर ऑफर वो होते हैं अगर आप ऑफर के ऊपर ऑफर निकालो ना, वही आपका काउंटर ऑफर होता है। जैसे कि ए ऑफर करता है सेल 10,000, लेकिन बी रिप्लाई करता है ऑफर करने के लिए 9,000। ठीक है। ऑफरी जो होता है यहाँ पे वो चेंजेस करने के लिए डिमांड करता है टू दी ओरिजिनल ऑफर। एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस क्या होता है? When the person to whom the proposal is made signifies his assent thereto, the proposal is said to be accepted, and a proposal, when accepted, it will become a promise. So, जब भी सामने वाला उस प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेता है अपनी मर्जी से, तो वो प्रपोजल क्या बन जाता है? वो प्रॉमिस बन जाता है। क्या एसेंशियल्स है फॉर अ वैलिड एक्सेप्टेंस? क्या टर्म्स या फिर ये चीज होनी चाहिए? या must be absolutely and unqualified and must be communicated to the offerer, must be in the manner prescribed or usual manner, must be made while the offer is still open. So ये होगी आपकी valid expectation, right? साइलेंस इज नॉट एक्सेप्टेंस। साइलेंस कभी भी एक्सेप्टेंस में नहीं काउंट होती। रूल्स रिगार्डिंग द एक्सेप्टेंस। क्या रूल्स होते हैं एक्सेप्टेंस के? एक्सेप्टेंस जो होना चाहिए वो हमेशा कम्युनिकेटेड होना चाहिए। mere mental acceptance is not enough। आपकी मेंटल एक्सेप्टेंस इनफ नहीं है, कम्युनिकेटेड होनी चाहिए। एक्सेप्टेंस जो है वो मैच करना चाहिए एज पर दी ऑफर। एनी चेंजेस इक्वल टू काउंटर ऑफर हो जाएगा वो। एक्सेप्टेंस मस्ट बी गिवन इन प्रिस्क्राइब्ड मैनर। If a mode is prescribed, it must be followed. Acceptance must be given before the lapse or revocation of offer. आफ्टर एक्सपायरी एक्सेप्टेंस जो हो जाता है वो इनवैलिड हो जाता है। जैसे कि कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर में एग्जांपल है, इफ ए पोस्ट अ लेटर टू फॉर टू बी, द ऑफर इज कंप्लीट व्हेन बी रिसीव द ऑर्डर ऑफर। ठीक है। यही मतलब होता है किसका? कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर का मतलब यही है कि जब तक आपका ऑफर सामने वाले को मिल नहीं जाता तब तक वो कम्युनिकेशन में नहीं माना जाएगा। ठीक है। कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर का मतलब ही है कि सामने वाला को पता है कि आप क्या ऑफर में दे रहे हैं, कंप्लीट नॉलेज ऑफ इट, राइट? गिव मी अ मोमेंट। या
कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस का मतलब क्या है? जब सामने वाला आपका ऑफर को एक्सेप्ट कर लेता है तो वो आपका कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस बन जाता है, राइट? एज अगेंस्ट द ऑफरर कंप्लीट व्हेन द एक्सेप्टेंस इज पुट into the transmission. As against the acceptor complete when it comes to the knowledge of the offer, right? इसके बाद है रिवोकेशन। रिवोकेशन क्या होता है? रिवोकेशन ऑफ ऑफर का मतलब होता है कैन बी रिवोक्ड एट एनी टाइम बिफोर एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट एज अगेंस्ट द ऑफर। मतलब कहीं पे भी रिवोकेशन आ जाना, मतलब रुकावट आ जाना बिफोर द एक्सेप्टेंस ऑफ द ऑफर। समझ में आ गया? जब तक एक्सेप्टेंस नहीं होती है सामने वाले की पार्टी से तब तक वो क्या हो सकता है? रिवोकेशन आ सकते हैं उसके बीच में। Revocation of acceptance can be revoked before it reaches to the offerer. एग्जाम्पल, अगर ए सेंड कर रहा है ऑफर टू बी, बी पोस्ट करेगा एक्सेप्टेंस ऑन मंडे, बी कहता है कि भाई मैं मंडे को इसको एक्सेप्ट करूंगा, लेकिन ए रिवोक कर देता है ऑफर को बिफोर दी मंडे। ए क्या करता है? पहले ही उसको रोक देता है, रिवोकेशन इज वैलिड माना जाता है। सपोज करो अगर मैंने आपको ऑफर दिया 50 रुपीज का, ठीक है, ऑन सम प्रोडक्ट्स, ठीक है, एंड आपने बोला कि मैं मंडे को वो एक्सेप्ट करके बताऊंगा, लेकिन मैं कहती हूँ कि भाई क्या पता मेरे प्राइसेस चेंज हो गए बिफोर मंडे ऑल्सो, और फिर मैंने उसको क्या करा कि भाई इनवैलिड कर दिया। तो इनवैलिड वो तभी माना जाएगा जब तक वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। अगर उसने बीच में उसने एक्सेप्ट कर लिया तो फिर आप उसको किसी भी हालत में रोक नहीं पाओगे, रिवोकेशन नहीं कर पाओगे। He wants to revoke acceptance. He must do it before A receives it. If और वही सेम चीज अगर बी रिवोक करना चाहता है एक्सेप्टेंस को, तो उसको कब करना पड़ेगा? जब ए को मिल नहीं जाता तब तक वो कर सकता है, उसके पास क्या है? टाइम है। लैप्स एंड टर्मिनेशन ऑफ ऑफर का मतलब क्या है? एन ऑफर लैप्स इन द फॉलोइंग सिचुएशन। सो ऑफर कब लैप्स हो सकता है? जब रिजेक्शन आ जाए ऑफरी की साइड से, या फिर काउंटर ऑफर्स आ जाए, या फिर लैप्स ऑफ टाइम आ जाए इफ नॉट एक्सेप्टेड विद इन द प्रिस्क्राइब्ड रीजनेबल टाइम, बाय डेथ और इंसैनिटी ऑफ ऑफर ऑफरी बिफोर एक्सेप्टेंस, ऑन रिवोकेशन बिफोर एक्सेप्टेंस, या फिर फेलर हो जाना फुलफिल अ कंडीशन ऑफ प्रिसिडेंट, या फिर लॉ जो है वो इलीगल बन जाए या फिर इम्पॉसिबल हो जाए, राइट? तो थर्ड है आपका लॉ रिलेटिंग टू कंसिडरेशन। तो इसको भी देख लेते हैं क्या होता है। डेफिनेशन ऑफ कंसिडरेशन, सेक्शन 2D ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के अंदर क्या डेफिनेशन की गई है कि व्हेन एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर द प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन हैज डन और abstain from doing or does or abstain from doing or promise to do or abstain from doing something, such act or abstain or promise is called consideration। मतलब कि इन सिंपल लैंग्वेज में समझो, जब सामने वाला आपकी बात पे एग्री हो गया है, ठीक है, तो वो क्या बन गया है? कंसिडरेशन बन गया है, ठीक है। एसेंशियल क्या होते हैं वैलिड कंसिडरेशन के लिए? सो फॉर अ कंसिडरेशन टू बी वैलिड, फॉर फॉलोइंग कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई होनी चाहिए। सबसे पहला कि मस्ट मूव एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर। तो प्रोमिसर के सबसे पहला मूव किसका आना चाहिए? प्रोमिसर का मूव आना चाहिए, ठीक है, उसकी डिजायर होनी चाहिए। द एक्ट मस्ट बी डन एट द रिक्वेस्ट ऑफ द प्रोमिसर, जैसे कि ए बिल्ड हाउस फॉर बी एट बी रिक्वेस्ट, वैलिड कंसिडरेशन हुआ हमारा यहाँ पे, ठीक है। सो मतलब यही कह रहे हैं कि उसकी रिक्वेस्ट पे होना चाहिए, मतलब मस्ट मूव एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर, जैसा प्रोमिसर चाह रहा है उसी के वे में चीजें होनी चाहिए। जैसे एग्जाम्पल बताया आपने कि ए ने एक घर बनाया, ठीक है, किसके लिए? बी के लिए, बी की ही रिक्वेस्ट पे बनाया, तो क्या है ये? वैलिड कंसिडरेशन हुआ, राइट। इट मे मूव फ्रॉम द प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन, और ये जो है वो किसी भी प्रोमिसर से या फिर एनी अदर पर्सन के उससे मूव कर सकता है। जैसे कि इंडियन लॉ अलाउ करता है कंसिडरेशन टू मूव फ्रॉम अ थर्ड पार्टी, मतलब कंसिडरेशन जो है वो थर्ड पार्टी से आ सकता है। जैसे केस देखोगे चिन्या वीएस रमाया का, एक गिफ्ट करता है प्रॉपर्टी टू हर डॉटर, मतलब ठीक है, विद अ कंडीशन टू पे एन एन्युटी टू ए brother. When the daughter refused, the brother
should and won despite of not providing the consideration to himself. तो इस केस में क्या हुआ, कंसिडरेशन ही नहीं मिला, सामने वाला जो चाह रहा है वो सामने वाला मना कर रहा है, रिफ्यूज कर रहा है, तो यू आर नॉट टेकिंग द कंसिडरेशन ऑफ दैट पर्सन. ठीक है, यू आर अलाउिंग कि किसी थर्ड पार्टी से कंसिडरेशन आ रहा है, हो सकता है, बट सामने वाले की भी रजामंदी उसमें होनी चाहिए, राइट. इट मे बी पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर, ये पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर भी हो सकता है. पास्ट में मतलब कोई भी काम जो ऑलरेडी डन किया गया है एट द प्रोमिसर्स डिजायर, प्रेजेंट में या फिर वो डन हो रहा है फ्यूचर में, जो प्रॉमिस किया गया है कि मैं काम फ्यूचर में करूंगा. डी में देखोगे तो ये जो रियल होना चाहिए, इल्यूजनरी नहीं होना चाहिए. कंसिडरेशन जो है वो लीगल वैल्यूज से होता है. ठीक है, इसमें ये लॉफुल होना चाहिए बिकॉज ये इलीगल कैन नॉट बी इलीगल, इमोरल, अपोज टू दी पब्लिक पॉलिसी. ठीक है, तो ये इलीगल नहीं हो सकता, ना ही इमोरल हो सकता है, ना ही इसको अपोज किया जा सकता है. राइट. टाइप्स ऑफ कंसिडरेशन क्या है, पास्ट में जो भी एक्ट किए गए हैं बिफोर द प्रॉमिस, जैसे ए सेव्स बी सन्स फ्रॉम ड्राउनिंग, लेटर बी प्रॉमिस करता है कि उसको 5,000 रुपए देगा. प्रेजेंट में क्या हुआ, साइमल्टेनियस एक्सचेंज हुआ, तो ये हमने पढ़ लिया था प्रेजेंट पास्ट एंड फ्यूचर का ऊपर ही. तो इट जस्ट एन एग्जाम्पल, इफ यू डोंट अंडरस्टैंड इट जस्ट रीड इट आउट, यू विल गेट इट द मीनिंग ऑफ इट. रूल्स रिगार्डिंग द कंसिडरेशन, क्या रूल्स होते हैं, सबसे पहले जो कंसिडरेशन होता है ना वो क्या होता है, मस्ट बी समथिंग ऑफ वैल्यू. ठीक है, लाइक इवन अ नॉमिनल अमाउंट जो है वो वैलिड कंसिडरेशन कह सकते हैं हम उसको. राइट. सपोज आप रेंट, सॉरी गिव मी अ मोमेंट. राइट. सपोज करो आप जो है वो रेंट पे जब भी मकान लेने जाते हो तो आप सामने वाले को क्या करते हो, प्रॉमिस करते हो कि हाँ यू विल टेक दी दिस फ्लैट. ठीक है, तो उसके बदले में आप कुछ देते हो ना अमाउंट एज एन एडवांस कि भाई ये फिक्स कर लेना. सो उसको एक नॉमिनल अमाउंट कंसिडर किया जाता है एज अ कंसिडरेशन कि आपने वो चीज ले ली है. तो क्या है कि कंसिडरेशन जो है ना वो वैल्यू में होना चाहिए, इवन अ नॉमिनल अमाउंट को भी हम वैलिड कंसिडरेशन मान लेते हैं. राइट. इसके बाद है आपका कंसिडरेशन नीड नॉट टू बी एडिक्वेट, मतलब लॉ रिक्वायर करता है लीगैलिटी की, नॉट एडुकेसी की कंसिडरेशन केस में. जैसे कंसिडरेशन ऑफ 1 रुपी पर ईयर, इसको रुपीज मान लेते हैं यूरो की जगह, of for consideration for 1 rupee per year of a house for a held valid, right. just जो मैंने आपको एग्जांपल दिया वही था ये. कंसिडरेशन जो है वो लॉफुल होना चाहिए. अनलॉफुल कंसिडरेशन कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं माना जाता, वो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है. कंसिडरेशन जो है यहाँ पे मस्ट नॉट बी इम्पॉसिबल एंड इलीगल. डूइंग समथिंग इलीगल या फिर इम्पॉसिबल जो है वो क्या है, डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट वैलिड कंसिडरेशन. नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट, अगर कंसिडरेशन नहीं है तो कॉन्ट्रैक्ट वो नहीं माना जाता है. एज पर द सेक्शन 25 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट स्टेट्स दैट एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन इज वॉइड अनलेस वो कोई नेचुरल लव या फिर अफेक्शन हो बिटवीन द टू क्लोज रिलेशंस, या फिर राइटिंग या फिर रजिस्टर्ड में हो, या फिर बेस्ड ऑन द अफेक्शन. जैसे कि ए आउट ऑफ लव एग्री करता है कि वो क्या करेगा, इन राइट टू गिव 10,000 टू हिज ब्रदर, ये वैलिड है. या फिर कंपनसेशन फॉर पास्ट वॉलेंट्री सर्विसेज, कि एक पर्सन है जो वॉलेंट्री देता है, वॉलेंट्री सर्विस देता है फॉर डज समथिंग फॉर अनदर, हु जो लेटर एग्री करता है टू कंपनसेट. जैसे ए ने बी को खाना खिलाया ड्यूरिंग अ फ्लड, लेटर बी करता है कि उसको 2,000 देगा, वो तो वैलिड है. प्रॉमिस टू पे अ टाइम बैरिड डेट, मतलब मस्ट बी इन रिटन एंड साइंड. बी ओ करता है 1 लाख रुपए टू ए, बट द डेट इज टाइम बैरिड, मतलब बी साइन करता है नोट प्रॉमिसिंग टू पे, वैलिड है. या फिर कोई कंप्लीटेड गिफ्ट है, कोई भी कंसिडरेशन नहीं होता, नो कंसिडरेशन नीडेड फॉर अ कंप्लीटेड गिफ्ट. कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी, नो कंसिडरेशन नीडेड टू क्रिएट एन एजेंसी. ठीक है, तो इन सब केसेस में ये चीज नहीं है. कॉम्पिटेंसी टू कॉन्ट्रैक्ट, लीगल प्रोविजंस क्या होता है एज पर दी सेक्शन 11. एवरी पर्सन जो है यहाँ पे कॉम्पिटेंट होना चाहिए कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, जिसकी एज जो है वो मेजोरिटी में आनी चाहिए अकॉर्डिंग टू द लॉ विच इज सब्जेक्ट, एंड हु इज साउंड ऑफ माइंड एंड इज नॉट डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्टिंग बाय अ लॉ टू विच ही इज सब्जेक्ट. मतलब कि जिसको भी आप कॉन्ट्रैक्ट में ले रहे हो ना, वो लीगली क्या होना चाहिए,
कॉम्पिटेंट होना चाहिए उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। ऐसा नहीं आप किसी माइनर को ले रहे हो। दिस मीन्स अ पर्सन शुड बी अ मेजर नॉट अ माइनर। साउंड माइंड का होना चाहिए वो, एंड डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये क्या है, कॉम्पिटेंसी के ट्रेट है होने चाहिए। एसेंशियल फॉर कॉम्पिटेंसी टू कॉन्ट्रैक्ट, क्या एसेंशियल चीजें हैं? पर्सन जो है मेजर होना चाहिए, राइट, एज पर द इंडियन मेजोरिटी एक्ट 1875 के अंदर 18 का उसको होना पड़ेगा। एंड गार्जियन जो है वो अपॉइंट किया जा सकता है बाय कोर्ट। मेजोरिटी एज जो है होती है वो 21 ईयर्स होती है। ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट विद माइनर, अगर कॉन्ट्रैक्ट रखा जाएगा विद माइनर तो वो वॉइड होगा, राइट, फ्रॉम द बिगिनिंग। केस यहाँ पे आप पढ़ सकते हो माइनर का। रूल्स क्या है यहाँ पे? माइनर जो है वो एंटर नहीं हो सकता कोई भी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। माइनर जो है वो रेक्टिफाई भी नहीं कर सकता कॉन्ट्रैक्ट को अटेनिंग मेजोरिटी। माइनर जो है वो बेनिफिशियरी हो सकता है कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, मतलब वो बेनिफिट ले सकता है कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। सपोज कोई फैमिली बिजनेस है, अगर उसमें चलता आ रहा है कि भाई एवरी बिजनेस को प्रॉफिट का डिविडेंड मिलेगा, और कोई न्यू बॉर्न बेबी आ जाता है तो वो माइनर है, बट लेकिन उसको क्या मिलेगा? प्रॉफिट्स मिलेंगे, तो बेनिफिशियरी हो सकता है। नो एस्टॉपल, मतलब माइनर जो है यहाँ पे प्लीडेड माइनॉरिटी इवन इस मिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ हिज एज। कॉन्ट्रैक्ट जो है यहाँ पे गार्जियन या फिर माइनर्स के बिहाफ में वैलिड होता है। इट बेनिफिट्स दी माइनर, बेनिफिट मिलता है उनको। पर्सन जो है यहाँ पे वो साउंड माइंड का होना चाहिए एज पर द सेक्शन 12 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। अ पर्सन इज ऑफ साउंड माइंड इफ एट द टाइम ऑफ मेकिंग द कॉन्ट्रैक्ट ही इज केपेबल अंडरस्टैंडिंग एंड इज फॉर्मिंग अ रेशनल जजमेंट अबाउट इट्स रिफ्लेक्शन ऑन हिज इंटर्न्स। पर्सन और अनसाउंड माइंड का होता है तो लॉन्टेनिक्स, मतलब पीरियोडिक इंसैनिटी मान जाती है। कॉन्ट्रैक्ट मेड ड्यूरिंग द ल्यूसिड इंटरवल्स आर वैलिड। इडियट, मेंटली इम्पेयर्ड फ्रॉम द बर्थ कैन नॉट एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट। ड्रंक या फिर इंटॉक्सिक पर्सन जो है वो भी एंटर नहीं कर सकता किसमें? कॉन्ट्रैक्ट में। वाइल इंटॉक्सिडाइड बट मे डू सो व्हेन सोबर, जब जब कर सकता है जब वो ठीक ठाक हो। इस पढ़ सकते हो इसका भी। पर्सन नॉट बी डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ। ठीक है, तो डिस्क्वालिफाइड पर्सन क्या होते हैं इसमें? एलियन, एनिमीज, मतलब कोई भी कॉन्ट्रैक्ट जिसमें वॉर के ड्यूरिंग द वॉर वो चीज नहीं मानी जाती। कॉन्विक्ट कैन नॉट कॉन्ट्रैक्ट ड्यूरिंग द इम्प्रिजमेंट, अगर कोई जेल में है तो उसके साथ कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं माना जाएगा। फॉरनर sovereignty and diplomats, मतलब कैन नॉट कॉन्ट्रैक्ट बट नॉट sue unless with the Indian government permission. Insolvent, मतलब कैन नॉट कॉन्ट्रैक्ट relating to their property. Corporation and companies can only contract through authorized person within their legal powers, right? इसके बाद है माइनर्स पोजीशन इन कॉन्ट्रैक्ट लॉ। क्या माइनर की पोजीशन होती है इन कॉन्ट्रैक्ट लॉ? तो माइनर अगर एंटर करता है कॉन्ट्रैक्ट में तो वो वॉइड है। माइनर रिसीव कर सकता है बेनिफिट, वो अलाउ है। माइनर मिस रिप्रेजेंटेशन एज जो है वो स्टिल नॉट लाइबल है। एंड माइनर रेक्टिफाइंग ऑफ मेजोरिटी नॉट अलाउड। माइनर्स प्रॉपर्टी जो बाउंड है ओनली इन कॉन्ट्रैक्ट फॉर बेनिफिट बाय गार्जियंस। ठीक है, तो कुछ चीजें यहाँ पे रिपीटेड थी, मीनिंग यहाँ पे सेम था, राइट। आगे चलते हैं। फिफ्थ है आपका फ्री कंसेंट होना चाहिए किसी भी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। सामने वाले को आप फोर्स नहीं कर सकते हो। टू या मोर पर्सन आर सेड टू बी कंसेंट व्हेन दे आर एग्री अपॉन द सेम थिंग इन द सेम सेंस, राइट। मतलब दो या दो से ज्यादा पर्सन की कंसेंट कब मान जाती है? जब वो दोनों एग्री होते हैं सेम थिंग पे एंड सेम सेंस में। ऐसा नहीं है कि आप कुछ और सोच रहे हो वो कुछ और सोच के हाँ कर रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। दिस इज कॉल्ड द कंसेंसनेस एट आइडम, मीनिंग बोथ पार्टीज मस्ट हैव द सेम अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टर्म ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। फ्री कंसेंट क्या होता है? कंसेंट इज सेड टू बी फ्री जब इट इज नॉट कॉज्ड बाय एनी ऑफ द फॉलोइंग, मतलब कोरिलेशन नहीं होना चाहिए, अनड्यू इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए, फ्रॉड, मिस इंटरप्रिटेशन, मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। इफ कंसेंट इज अफेक्टेड बाय एनी ऑफ दिस द कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट वैलिड फॉर्म। एलिमेंट जो इफेक्ट करेंगे फ्री कंसेंट को, सबसे पहले ये जो चीजें हैं ना इनको थोड़ी सी डिटेल में बता दी गई है, दैट्स ऑल। तो इसको हम थोड़ा मतलब इतना रीड आउट करके नहीं चलेंगे। इसका मतलब है कि कमिटिंग और थ्रेटनिंग टू कमिट और एक्ट ऑफ फॉरबिडन पीनल कोड, अनलॉफुल डिटेनिंग प्रॉपर्टी टू फोर्स समवन टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट, मतलब जबरदस्ती किसी को आप कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ला रहे हो, उसको फ्री कंसेंट नहीं दे रहे हो, जबरदस्ती उसको कह रहे हो कि भाई आपको क्या करना पड़ेगा, इसको मानना पड़ेगा। जैसे कि एक थ्रेट कर देना कि भाई मैं तुझे मार दूंगा अगर तूने ये कॉन्ट्रैक्ट को साइन नहीं किया, तो ये क्या हो गया? ये आपका कोरेशन हो गया। केस देख सकते हो। अनड्यू इन्फ्लुएंस, मतलब किसी भी पर्सन की पोजीशन, मतलब उसको डोमिनेट कर लेना, उनकी उसकी विल को, ऑफ अनदर यूजेस दैट द पोजीशन टू गेन और अनफेयर एडवांटेज, राइट। टिपिकल रिलेशनशिप पेरेंट एंड चाइल्ड का, डॉक्टर या पेशेंट का, लॉ फ्री क्लाइंट का। एक ओल्ड इल मैन है जो फोर्स करता है हिज
केयर टेकर को टू ट्रांसफर द प्रॉपर्टी। ये जो क्या है, अनड्यू इन्फ्लुएंस है। फ्रॉड कर देना, तो फ्रॉड को इतना मुझे डिटेल में बताने की जरूरत तो नहीं है, फ्रॉड सबको पता है क्या होता है, राइट। मिस रिप्रेजेंटेशन भी पता है कि गलत गलत इन्फॉर्मेशन देकर किसी की इनोसेंस का फायदा उठा के उसको कॉन्ट्रैक्ट से साइन कर लेना। सो क्या है, ये भी एक कंसेंट नहीं माना जाएगा। मिस्टेक हो जाना, म्यूचुअल मिस्टेक हो सकती है, फिर यूनिलेटरल मिस्टेक, किसी एक साइड की उससे मिस्टेक हो सकती है। ए एंड बी कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, सेल गुड्स ऑन अ शिप, थिंकिंग करते हैं कि शिप जो है सेफ रहेगा, लेकिन वो क्या करता है, डूब जाता है। तो ये क्या है, म्यूचुअल मिस्टेक है, तो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा इसमें। इफेक्ट ऑफ लैक ऑफ फ्री कंसेंट, अगर क्या होगा, इफेक्ट हो जाएगा, तो अगर ये कोरेशन है तो ये वॉइडेबल होगा इफेक्ट। अनडू इन्फ्लुएंस में वॉइडेबल है, फ्रॉड में भी वॉइडेबल प्लस डैमेजेस भी होते हैं। यहाँ पे मिस रिप्रेजेंटेशन में वॉइडेबल तो है ही, लेकिन नो डैमेज होता है अनलेस द फ्रॉड प्रूवन। मिस्टेक म्यूचुअल होती है तो वॉइड होता है, मिस्टेक यूनिलेटरल होगी तो भी ये जनरली यूनिलेटरल है तो ये जनरली वैलिड मानी जाती है। वॉइड एग्रीमेंट क्या होते हैं, जो भी हमारे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के अंदर नहीं आते वो आपके वॉइड एग्रीमेंट हो जाते हैं। एन एग्रीमेंट नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ इज सेड टू बी वॉइड। इन सिंपल वर्ड, वॉइड एग्रीमेंट वो एग्रीमेंट होता है जो कि विदाउट लीगल इफेक्ट होता है। ये कोई भी लीगल राइट्स नहीं होते इसमें, कोई भी ऑब्लिगेशंस नहीं होते पार्टी के। जितने भी वॉइड एग्रीमेंट्स होते हैं, ऑल वॉइड कॉन्ट्रैक्ट आर एग्रीमेंट बट नॉट ऑल एग्रीमेंट बिकम वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, तो जितने भी वॉइड कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं ना वो सभी के सभी एग्रीमेंट होते हैं, लेकिन जितने भी एग्रीमेंट होते हैं ना वो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते, राइट। कैरेक्टरिस्टिक क्या है वॉइड एग्रीमेंट के, कि ये इनको हम लॉ में एनफोर्स नहीं कर सकते बिकॉज इसमें कोई लीगल राइट्स नहीं होते, ठीक है, ऑफ एनी पार्टी। ये जो है बिगनिंग से ही वॉइड हो सकता है, एंड ये डिक्लेयर करता है वॉइड ड्यू टू इलीगलिटी या फिर अनसर्टनिटी या फिर पब्लिक की पॉलिसी के थ्रू। इंपॉर्टेंस क्या है, प्रोविजंस क्या, टाइप्स क्या हैं वॉइड एग्रीमेंट के। एग्रीमेंट बाय इनकम्पिटेंट पार्टीज, लाइक माइनर के साथ कर लेना या फिर अनसाउंड माइंड के साथ कर लेना एग्रीमेंट ये कॉन्ट्रैक्ट, तो उस केस में क्या है, ये वॉइड माना जाता है। एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन होना तो भी वो वॉइड माना जाता है। एग्रीमेंट किया गया है इन द रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज, मतलब एवरी एग्रीमेंट इज रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज ऑफ एनी पर्सन अदर देन माइनर इज वॉइड। ठीक है, ए करता है प्रॉमिस टू पे 10,000 बट बी जो है वो डजंट मैरी करता है फॉर 5 years, ये जो क्या है, ये वॉइड है, राइट। ये मतलब किस चीज के लिए हुआ है यहाँ पे, ये हुआ है कि ए प्रॉमिस करता है बी को कि वो क्या करेगा, 10,000 रुपए उसको देगा अगर बी जो है 5 साल तक शादी नहीं करता है, ठीक है। तो मैरिज के केस में या फिर रिस्ट्रेंट के केसेस में ये चीज क्या मानी जाती है, वॉइड मानी जाती है। एग्रीमेंट की गई है रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड, ठीक है, एनी एग्रीमेंट दैट रिस्ट्रेंट ऑफ पर्सन फ्रॉम कैरिंग अ प्रोफेशन, ट्रेड और बिजनेस, कि भाई तू ये चीज मत कर, मैं तेरे को इतने पैसे दूंगा, ये सब। तो ये भी किसी को ट्रेड करने से मना करने का एग्रीमेंट, ये भी वॉइड माना जाता है, राइट। एग्रीमेंट करना किसी की लीगल प्रोसीडिंग ना करने पे, रिस्ट्रेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग। एग्रीमेंट डेट लिमिट द लीगल रेमेडीज टाइम टू एनफोर्स राइट ऑफ कोर्ट और वॉइड, मतलब एक कॉन्ट्रैक्ट कर लेना जिसमें कहते हैं कि कोई भी पार्टी जो है यहाँ पे कोर्ट नहीं जाएगा। एग्रीमेंट करना विद अनलॉफुल ऑब्जेक्ट या फिर कंसिडरेशन में, कोई भी लॉफुल एक्टिविटी ना कर रहे हो आप, तो उस केस में भी क्या है, ये वॉइडेबल माना जाएगा। फ्रॉड कर रहे हो, इंजरीज कर रहे हो, इमोरल एक्टिविटीज जो भी आप कर रहे हो, तो उस केस में क्या है, स्मगलिंग कर रहे हो गुड्स की, तो वॉइड माना जाएगा ड्यू टू इलीगलिटी। एग्रीमेंट करना विद अनसर्टेन मीनिंग्स, मतलब कि जो टर्म्स है ना एग्रीमेंट की वो वैग्यू है और अनसर्टेन है, एंड इट कैन नॉट मेड सर्टेन, ये वॉइड माना जाता है। जैसे ए एग्री करता है टू सेल अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ ऑयल टू बी, कितनी क्वांटिटी भाई पता ही नहीं है, अनसर्टेन है ना, राइट। सो ये क्या है, वॉइडेबल है। लार्ज क्वांटिटी इज वेग्यू, मतलब पता ही नहीं है कितना है कितना नहीं है। वैगरिंग एग्रीमेंट कर लेना, एग्रीमेंट जहाँ पे पार्टीज में कोई भी रियल इंटरेस्ट नहीं होना इन द इवेंट, आर बेटिंग आउट ऑफ वॉइड। फीचर्स क्या है वैगिंग एग्रीमेंट के, प्रॉमिस करना टू पे ऑन अ सर्टेन फ्यूचर इवेंट, कोई भी कंट्रोल नहीं होना इवेंट के ऊपर, या फिर नो इंटरेस्ट होना सब्जेक्ट मैटर में। जैसे कि ए बेट करता है कि 5,000 देगा टीम इंडिया को अगर वो विन कर जाती है वर्ल्ड कप को, सो दिस इज अ वैगरिंग एग्रीमेंट, तो ये वॉइड है। आर वेगर्स इलीगल, वेगर्स जो है वो इलीगल्स होते हैं। वेगर एग्रीमेंट आर वॉइड बट नॉट इलीगल, ठीक है, वॉइड तो होते हैं लेकिन ये इलीगल नहीं होते हैं,
फ्यू केसेस में, एक्सेप्ट इन फ्यू स्टेट लाइक महाराष्ट्र, गुजरात राज्य, यहाँ पे जो है दे आर बोथ वॉइड एंड इलीगल। कुछ स्टेट्स के अकॉर्डिंग है, वैगर्स जो है जैसे महाराष्ट्र एंड गुजरात में जो है दोनों इलीगल माना जाता है, बट कुछ स्टेट्स में नहीं भी माने जाते हैं वैगर्स को इलीगल, राइट। एग्रीमेंट टू डू इम्पॉसिबल एक्ट, मतलब कोई ऐसा एग्रीमेंट कर लेना जो इम्पॉसिबल है, जैसे ए एग्री करता है कि वो स्टार ले आएगा धरती पे फ्रॉम दी फॉर बी, लेकिन ये इम्पॉसिबल है, करते हैं। जैसे कहते हैं ना कि लवर्स में होता है बेसिकली कि मैं तुम्हारे लिए चांद तारे तोड़ लाऊंगा, सो इट्स नॉट पॉसिबल, सो इट्स अ वॉइड एग्रीमेंट। जे क्या होता है, एग्रीमेंट टू कमिट एन ऑफेंस, मतलब कोई ऐसा एग्रीमेंट कर लेना जिसमें क्या हो, क्राइम हो। एग्रीमेंट टू किल समवन फॉर मनी, वॉइड है एंड पनिशेबल भी है। डिफरेंस बिटवीन वॉइड एंड अवॉइडेबल, वॉइडेबल एग्रीमेंट। वॉइड एग्रीमेंट क्या होता है, वॉइडेबल एग्रीमेंट क्या होता है। लीगल इफेक्ट वॉइड एग्रीमेंट में नो इफेक्ट होता है, यहाँ पे वैलिड होता है अंटिल द कैंसिल बाय एग्रीड पार्टी। एनफोर्सेबल वॉइड एग्रीमेंट में नॉट एनफोर्सेबल होता है, यहाँ पे एनफोर्सेबल होता है अंटिल वॉइडेड। कॉजेज इलीगलिटी भी होती है, अनसर्टेनिटी भी होती है वॉइड में। यहाँ पे लैक ऑफ फ्री कंसेंट होता है, एग्जांपल देखोगे एग्रीमेंट विद माइनर या फिर एग्रीमेंट अंडर द कोरेशन। परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट देख लेते हैं, मीनिंग ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मीन्स फुलफिलिंग द ऑब्लिगेशन और प्रॉमिस एग्रीड अपॉन द कॉन्ट्रैक्ट बाय द पार्टी। अ contract is said to be performed when all party fulfill their respective promises, when it is performed according to the agreed term, right। तो उस कॉन्ट्रैक्ट की परफॉर्मेंस को हम यहाँ पे क्या कह रहे हैं, परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कह रहे हैं। मतलब कॉन्ट्रैक्ट में जो जो चीजें लिखी गई हैं वो चीजें एज पर दी प्रॉमिस हो रही हैं, राइट, एज पर दी एग्रीड टर्म्स। टाइप्स ऑफ परफॉर्मेंस क्या है, एक्चुअल परफॉर्मेंस, पार्टीज जो यहाँ पे कंप्लीटली फुलफिल कर रही है अपनी ऑब्लिगेशन को। अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस, टेंडर, मतलब प्रोमिसर जो है यहाँ पे ऑफर करता है टू परफॉर्म हिज पार्ट बट प्रोमिसर रिफ्यूज कर देता है, ये क्या हो जाता है, टेंडर ऑफ परफॉर्मेंस बन जाता है। तो सेक्शन वाइज एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं एज पर दैट। यहाँ पे सेक्शन 37 से लेके 67 तक है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर, 1872 के अंदर परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के बारे में लिखा हुआ है, राइट। सो 37 के अंदर है ऑब्लिगेशन टू परफॉर्म, मतलब पार्टीज को जो भी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आ रही है उनको परफॉर्म करने चाहिए अपने प्रॉमिस को, एंड ऑफर करना चाहिए टू परफॉर्म अनलेस एग्जीक्यूटेड अंडर लॉ। 38 के अंदर टेंडर ऑफ परफॉर्मेंस आता है, जिसमें वैलिड व्हेन अ वैलिड ऑफर टू परफॉर्म इज मेड, लेकिन रिफ्यूज कर दिया जाता है, जो प्रोमिसर जो है यहाँ पे लाइबल नहीं होता फॉर नॉन परफॉर्मेंस। कंडीशन क्या है वैलिड टेंडर के, यहाँ पे मस्ट बी अनकंडीशनल, या फिर कोई भी प्रॉपर टाइम एंड प्लेस ना होना, मस्ट टू बी प्रॉपर पर्सन एंड मस्ट बी होल ऑब्लिगेशन। सेक्शन 39 के अंदर रिफ्यूजल आ जाना टू परफॉर्म। इफ अ पार्टी रिफ्यूजेस या फिर डिसेबल हिमसेल्फ फॉर परफॉर्मिंग हिज प्रॉमिस, द अदर पार्टी में कर सकती है, टर्मिनेट कर सकती है कॉन्ट्रैक्ट को या फिर कंटिन्यू कर सकती है, इट्स हिज विश। सेक्शन 14 के अंदर परफॉर्मेंस बाय वूम, अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें इन्वॉल्व होती है कोई भी पर्सनल स्किल्स, तो इट मस्ट बी परफॉर्म बाय द प्रोमिसर हिमसेल्फ, अदरवाइज वो जो है वो परफॉर्म कर सकता है बाय एन एजेंट या फिर लीगल रिप्रेजेंटेटिव। 41 के अंदर आपकी एक्सेप्टेंस ऑफ परफॉर्मेंस आती है फ्रॉम द थर्ड पार्टी, अगर कोई प्रोमिसी है जो एक्सेप्ट करता है परफॉर्मेंस फ्रॉम समवन अदर देन द प्रोमिसर, ही कैन नॉट लेटर एनफोर्स इट्स अगेंस्ट द प्रोमिसर। 42 टू 45 के अंदर जॉइंट प्रोमिसेस आते हैं, जॉइंट लाइबिलिटी होती है सबकी, कंट्रीब्यूशन भी अगर एक परफॉर्म कर रहा है तो ही कैन रिकवर फ्रॉम द अदर्स, जॉइंट प्रोमिसेस होती हैं यहाँ पे। 46 से 50 के अंदर टाइम एंड प्लेसेस आती है फॉर परफॉर्मेंस, इफ नो टाइम इज स्पेसिफाइड विद इन अ रीजनेबल टाइम, if time is fixed must be done at that time, promise must allow a reasonable facilities to perform। section 51 to 54 के अंदर reciprocal promises आते हैं, मतलब promise made by parties to do one thing for each other, to do a thing for each other। types mutual and dependent होता है ये, one can't perform unless the other does first। mutual and independent होता है, either can perform without waiting। mutual and co-current होता है, to be performed simultaneously। 55 के अंदर टाइम एज एन एसेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट आता है, अगर कोई टाइम बाउंड किया गया है एंड नॉट टू बी परफॉर्म ऑन दैट टाइम, तो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाता है, वॉइडेबल हो जाता है। अगर वो एसेंशियल नहीं है तो प्रॉमिस जो है वो क्लेम कर सकता है अपना कंपनसेशन को भी, केस भी है यहाँ पे एज पर दैट। 56 के अंदर डॉक्ट्राइन ऑफ फ्रस्ट्रेशन, जिसमें इम्पॉसिबिलिटी जिसको कह देते हैं, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाता है अगर वो इम्पॉसिबल हो जाता है टू परफॉर्म,
लाइक नेचुरल डिसास्टर, वॉर, लीगल इम्पॉसिबिलिटीज या फिर डेथ इन केस ऑफ पर्सनल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। तो ये कुछ केस है। सेक्शन 62 से लेके 67 तक मॉडिफिकेशन और डिस्पेंसेशन। तो ये चीज़ इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, यू जस्ट नीड टू रीड इट एंड जस्ट मेमोराइज, इतना नहीं आता है, ठीक है। थोड़ा सा मैंने यूनिट 1 जो है डिटेल में करवाई है ताकि आपको थोड़ा बहुत ना आइडिया हो जाए कॉर्पोरेट लॉ के बारे में, बट इतनी डिटेल में नहीं पूछेंगे, जस्ट यू नीड टू रीड आउट द नोट्स, यू विल फाइन, मतलब आप कर सकते हो। एंड पीवाईक्यू जरूर करके जाना, पीवाईक्यू से बहुत आइडिया मिलता है, राइट। पैटर्न पता लग जाता है आपको क्वेश्चंस के। नोवेशन, रेसिशन, अल्ट्रेशन, न्यू कॉन्ट्रैक्ट रिप्लेस ओल्ड, प्रॉमिस कैन वेव, रिमिट और एक्सटेंड परफॉर्मेंस। अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट वाइडेबल है, रिस्टेंट है, तो नॉन डिफॉल्टरी नीड टू परफॉर्म। कंपनसेशन फॉर बेनिफिट रिसीव अंडर द वॉइड एग्रीमेंट, नो सूट फॉर नॉन परफॉर्मेंस ऑफ वॉइड। प्रॉमिस जो है यहाँ पे गिव करता है अपॉर्चुनिटी टू परफॉर्म 67 के अंदर। एग्जाम्पल सिनेरियोज क्या है यहाँ पे, सिनेरियोज एंड लीगल आउटकम क्या है। ए एग्री करता है टू पेंट बीस पोर्ट्रेट बट ए डाई हो जाता है, तो क्या है, कॉन्ट्रैक्ट एंड हो जाएगा, राइट। ए ऑफर करता है डिलीवर गुड्स बट बी रिफ्यूज कर देता है, तो ए नॉट लाइबल होगा, वैलिड टेंडर है। टाइम नॉट स्पेसिफाइड बट बी डिमांड करता है परफॉर्मेंस इन 2 आवर्स, सो नॉट वैलिड है बिकॉज ये रीजनेबल टाइम के अंदर होना था। ए प्रॉमिस करता है टू डिलीवर गुड्स बट इफ बी पेज, बी डजंट पेज, सो ए नीड टू परफॉर्म डिपेंडेंट प्रॉमिस। अर्थक्विक डिस्ट्रॉय करता है प्रैक्टिस को, तो कंस्ट्रक्ट फ्रस्ट्रेटेड है 56 के अंदर। डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड ऑन द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के अंदर डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, एक कॉन्ट्रैक्ट इज सेड टू बी डिस्चार्ज अगर व्हेन द राइट्स एंड ऑब्लिगेशन अराइजिंग आउट ऑफ इट कम्स टू एन एंड। मतलब डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है जो भी उसके कॉन्ट्रैक्ट के अंदर चीजें लिखी गई है ना, राइट्स एंड ऑब्लिगेशन लिखी गई हैं, वो एक एंड पे आ जाना, उसको खत्म हो जाना, ठीक है, टर्मिनेट हो जाना। मतलब इसका मतलब है कि जो कॉन्ट्रैक्ट है यहाँ पे टर्मिनेट हो गया है एंड जितनी भी पार्टीज हैं वो फ्रीड फ्रॉम दी देयर ड्यूटीज अंडर इट। मतलब जितनी भी पार्टीज हैं वो फ्री हैं अपनी ड्यूटीज से जो भी कॉन्ट्रैक्ट में लिखी गई हैं। मोड्स ऑफ डिस्चार्ज क्या है कॉन्ट्रैक्ट के, तो देयर आर 6 मेन वेज जिसकी वजह से क्या हो सकता है, कॉन्ट्रैक्ट जो है डिस्चार्ज हो सकता है बाय परफॉर्मेंस। जब दोनों ही पार्टी फुलफिल कर रही है अपनी ऑब्लिगेशंस को एज पर द सेक्शन 37। म्यूचुअल एग्रीमेंट हुई है व्हेन द पार्टीज एग्री टू कैंसिल और मॉडिफाई द कॉन्ट्रैक्ट, सेक्शन 62 से लेकर 63 तक। इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस हो जाना, लाइक परफॉर्मेंस जो है यहाँ पे लीगली और फिजिकली इम्पॉसिबल हो जाना, तब हो सकता है यहाँ पे डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। या फिर लैप्स ऑफ टाइम हो जाना, जब कॉन्ट्रैक्ट जो है वो उस टाइम पे ना परफॉर्म किया जाए जिस टाइम में वो चाहता है, तो ये लिमिटेशन एक्ट के अकॉर्डिंग हो जाता है बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ। लाइक ड्यू टू इंसॉल्वेंसी, मर्जर या फिर डेथ के केस में यहाँ पे जनरल लॉ के अकॉर्डिंग ये क्या हो जाता है, इसमें फ्री हो जाता है। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो जाना, लाइक वन पार्टी फेल कर जाए टू परफॉर्म और रिफ्यूज टू परफॉर्म, सेक्शन 39 और 55 के अंदर, तो इस केस में क्या हो जाता है, डिस्चार्ज हो जाता है कॉन्ट्रैक्ट का, राइट। इसके बाद है आपका ठीक है, तो जितने हमने यहाँ पे सेक्शन बने तो इनके थोड़े डिटेल्ड में है, लाइक डिस्चार्ज ऑफ परफॉर्मेंस क्या होता है, तो जस्ट नीड टू रीड इट आउट। जो चीजें अभी ऊपर पड़ी हैं वही चीजें थोड़ी डिटेल में हैं, राइट। तो यू जस्ट नीड टू रीड इट आउट, आई एम नॉट एक्सप्लेनिंग दैट मच because I have already explained. Examples यहाँ पे given है for better understanding. A perform करता है हिज प्रॉमिस लेकिन बी पे करता है, तो बाय परफॉर्मेंस ये डिस्चार्ज हो गया है। बोथ पार्टी एग्री करती है टू कैंसिल द डील, तो ये म्यूचुअल एग्रीमेंट से हो गया। अर्थक्वेक डिस्ट्रॉय करता है कॉन्ट्रैक्ट की साइट को, तो ये इम्पॉसिबिलिटी में आ जाता है। कॉन्ट्रैक्ट जो है यहाँ पे नॉट एनफोर्सेबल है इन 3 years, तो लैप्स ऑफ टाइम के अंदर ये डाई कर जाता है पर्सनल सर्विस कॉन्ट्रैक्ट से, ऑपरेशन ऑफ लॉ के अंदर ये क्या है, टाइप ऑफ डिस्चार्ज में आ रहा है। ए रिफ्यूज करता है टू डिलीवर दी गुड, तो ये ब्रीच के अंदर आ रहा है। तो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड रेमेडीज क्या है, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कब अकर होता है, जब एक पार्टी फेल कर जाती है या फिर रिफ्यूज करती है टू फुलफिल देयर ऑब्लिगेशन एज एग्रीड इन दी कॉन्ट्रैक्ट। अब ब्रीच में भी एक्चुअल भी हो सकता है एंड एंटीपेशरी भी हो सकता है। एक्चुअल का मतलब एट द टाइम ऑफ परफॉर्मेंस या फिर ड्यूरिंग द परफॉर्मेंस वो मना कर सकता है। एंटीसिपेशनी मतलब बिफोर द टाइम ऑफ द परफॉर्मेंस, जब भी वो रिफ्यूज कर जाए, ड्यूरिंग भी कर सकता है और उससे पहले भी कर सकता है कि भाई मुझे नहीं करना। एक्चुअल ब्रीच में क्या होता है, ये अकर हो जाता है कब, जब परफॉर्मेंस का टाइम आ जाता है या फिर ड्यूरिंग द परफॉर्मेंस, जैसे कि ऊपर पड़ा था। ए एग्री करता है टू डिलीवर द गुड्स टू बी ऑन द 5th September और एट द एंड वो क्या कर देता है, मना कर देता है।
एंटीसिपेटरी ब्रीच में क्या होता है, ये पहले ही डिक्लेयर कर देता है एडवांस में कि वो नहीं करेगा। ए एग्री करता है सप्लाई वीट टू बी ऑन 1 दिसंबर, लेकिन ऑन 1 नवंबर को ही ए इन्फॉर्म कर देता है बी को कि ही वोंट डिलीवर, राइट। लीगल प्रोविजंस क्या है, तो लीगल प्रोविजन 73 से लेके 75 के अंदर है। 73 में मतलब कंपनसेशन करना उसको, जो भी लॉस या फिर डैमेज अकर हुआ है बाय दी ब्रीच। 74 के अंदर कंपनसेशन फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, जहाँ पे पेनल्टी भी लग सकती है। कंपनसेशन टू अ पार्टी हु इज राइटफुल टू रिसेंट द ऑर्डर, रिसेंट द कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। तो ये थोड़ा सा डिटेल में आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा। 74, एक मिनट में आपको धीरे धीरे दिखा दी ताकि आप स्क्रीनशॉट भी ले सको इफ यू वांटेड टू रीड इट आउट, जस्ट राइट। ठीक है, इसके बाद है रेमेडीज फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, देख लेते हैं। रेमेडी क्या है, ऑर्डिनरी डैमेज है तो डायरेक्ट लॉस कॉस्ट होता है। स्पेशल डैमेज है तो इनडायरेक्ट लॉस होगा। एग्जाम्पलरी डैमेज है तो पेनल्टी, फिर रेयर केस में ब्रीच ऑफ मैरिज। नॉमिनल डैमेज है तो स्मॉल सम अवॉर्डेड व्हेन लीगल राइट्स इज वायलेटेड और नो रियल लॉस। लिक्विडेटेड डैमेज में फिक्स कर सकते हैं पार्टीज बाय एनफोर्सेबल इफ रीजनेबल। क्वांटम मेरिट में कंपनसेशन फॉर वर्क डन व्हेन द कॉन्ट्रैक्ट इज पार्शियली परफॉर्म। रिसेशन में कैंसिलेशन हो जाता है कॉन्ट्रैक्ट का। स्पेसिफिक परफॉर्मेंस देखोगे तो कोर्ट जो ऑर्डर करिए परफॉर्मेंस ऑफ प्रॉमिस। इंजेक्शन में कोर्ट रिस्ट्रेन कर रही है एक पार्टी को फ्रॉम डूइंग समथिंग ब्रेकिंग नॉन कम्पीट क्लॉज। एग्जाम्पल क्या है क्वांटम मेरिट के, कॉन्ट्रैक्ट टू पेंट बी हाउस फॉर 10,000, ए फिनिश करता है हाफ लेकिन बी स्टॉप कर देता है वर्क को। सो ए क्लेम कर सकता है पेमेंट फॉर द वर्क डन अंडर द क्वांटम मेरिट, राइट। डिफरेंस क्या है लिक्विडेट डैमेज और पेनल्टीज का। सो बेसिकली लिक्विडेट डैमेज और पेनल्टी के बीच में जेन्युइन प्री एस्टिमेट होता है, इसमें प्यूनिटिव सम होता है। यहाँ पे फुल्ली और रीजनेबल फोर्सेबल होता है, यहाँ पे ओनली रीजनेबल पार्ट जो है वो एनफोर्सेबल है। इंटेंशनल यहाँ पे कंपनसेट करने का, यहाँ पे पनिश करने का पेनल्टी में, राइट। इसके बाद है आपका लास्ट क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। क्वासी कॉन्ट्रैक्ट 68 से लेके 72 के अंदर डिस्कस्ड है। क्वासी कॉन्ट्रैक्ट जो है ये रियल कॉन्ट्रैक्ट, quasi contract is not a real contract but a legal obligation imposed by a law to prevent unjust enrichment। ये अराइज होता है इवन विदाउट एनी एग्रीमेंट बिटवीन दी टू पार्टीज। तो क्वासी कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, ये कोई रियल कॉन्ट्रैक्ट नहीं है लेकिन एक लीगल ऑब्लिगेशन होती है जो कि लॉ के द्वारा ही लगाई जाती है ताकि क्या हो, कोई भी अनजस्ट एनरिचमेंट ना हो। एंड ये अराइज होती है विदाउट एनी एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टीज। की आइडियाज, अगर नो कॉन्ट्रैक्ट एग्जिस्ट कर रहा है तो the law treat certain situation as if the contract exists to ensure fairness and prevent one party from benefiting unfairly at the expense of another। मतलब की आइडिया यही है कि अगर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट एग्जिस्ट नहीं कर रहा ना तो लॉ ऐसे ट्रीट करता है कोई भी सिचुएशन को कि अगर कोई भी मतलब एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट एग्जिस्ट कर रहा है दोनों के बीच में ताकि फेयरनेस हो सके एंड कोई भी एक दूसरे का यूज ना कर सके। सो लीगल बेसिस क्या है यहाँ पे 68 के अंदर, क्लेम कर सकता है फॉर नेसेसरी सप्लाई टू a person, मतलब person supplying necessary to someone incapable of contracting can recover the cost। सेक्शन 69 के अंदर अगर रिम्बर्समेंट हो रहा है फॉर पर्सन पेइंग मनी पेड बाय अनदर, तो पर्सन जो है ये हु पे द मनी बाय मिस्टेक और अंडर कोएर्शन कैन रिकवर इट। सेक्शन 17 के अंदर ऑब्लिगेशन टू पे फॉर नॉन ग्रेचुअस एक्ट, पर्सन जो एंजॉय कर रहा है बेनिफिट विदाउट कॉन्ट्रैक्ट उसको पे करना पड़ेगा बाद में। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फाइंडर ऑफ गुड्स, मतलब फाइंडर जो भी होगा लॉस्ट गुड्स का तो उसको टेक केयर के साथ उसको रिटर्न कर देना चाहिए या फिर कंपनसेट कर देना चाहिए। सेक्शन 72 के अंदर लाइबिलिटी ऑफ अ पर्सन टू वूम मनी इज पेड थिंग्स डिलीवर्ड बाय मिस्टेक या फिर कोर्जन, पर्सन जो रिसीव कर रहा है मनी को या फिर गुड्स को तो बाय मिस्टेक तो उसको रिटर्न कर देना चाहिए, राइट। तो ये चीज थोड़ी सी डिटेल में लिखी गई है तो ये आप जस्ट रीड आउट कर लेना, राइट। बाकी थोड़ी बहुत जनरल चीजें हैं, लिटरली आपको समझ में आ रही होंगी कि इतना तो डिटेल में बताने की जरूरत भी नहीं है।
खुद ही दिमाग में आ रही हैं और कोई भी बताएगा तो आप लिख सकते हो। बस ये है कि टर्म्स का मतलब होना चाहिए। अगर पेपर में पूछ लिया गया कि व्हाट इज क्वासी कॉन्ट्रैक्ट और अगर आपको मतलब नहीं पता है ना, तो आप एक शब्द भी नहीं लिख पाओगे। लेकिन आपको पता है कि क्वासी कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है, ठीक है, तो आप लिख के आ जाओगे अच्छे से। तो बेसिकली कॉर्पोरेट लॉ में ना टर्म्स है, बाकी है तो जनरल चीजें ही, लेकिन टर्म्स का मतलब आपको पता होना चाहिए कि बोलना क्या चाह रहा है, इसका मतलब क्या होता है। तो आप पेज भराओगे आराम से। एसेंशियल फीचर क्या होता है क्वासी कॉन्ट्रैक्ट के? कोई भी एग्रीमेंट नहीं होता है, लेकिन कंसेंट होती है पार्टीज के बीच में। अराइज होता है ऑपरेशन ऑफ लॉ के द्वारा। क्रिएट होती है इम्प्लाइड ऑब्लिगेशन होती है एक दूसरे के प्रति। प्रिवेंट करता है कोई भी अनजस्ट एनरिचमेंट ना हो। ये एनफोर्सेबल है बाय लॉ एज इफ रियल कॉन्ट्रैक्ट एग्जिस्ट। इंपॉर्टेंस क्या है कॉसी कॉन्ट्रैक्ट के? ये प्रिवेंट करता है कोई भी अनजस्ट एनरिचमेंट ना हो। स्टॉप करता है एक पार्टी को अगर वो कोई भी अनफेयरली एक्टिविटीज करता है विदाउट पेइंग। फेयरनेस एंड इक्विटी रखता है, इंश्योर करता है फेयर डीलिंग इवन विदाउट एक्सप्लिसिट द कॉन्ट्रैक्ट। लीगल रेमेडी प्रोवाइड करता है, रेमेडी फेयर नो कॉन्ट्रैक्ट एग्जिस्ट। इसके बाद है आपका स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट। स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट क्या है? स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट में आपके इसमें आते हैं तीन चीजें: कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमिनिटी एंड गारंटी, बेलमेंट एंड प्लेज, एंड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी। तो वन बाय वन देखते हैं। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमिनिटी एंड गारंटी देखते हैं। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमिनिटी क्या होता है? अकॉर्डिंग टू सेक्शन 124 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमिनिटी क्या होता है? एक कॉन्ट्रैक्ट बाय विच वन पार्टी प्रॉमिस करता है टू सेव द अदर फ्रॉम लॉस कॉज टू हिम बाय द कंडक्ट ऑफ द प्रोमिसर हिमसेल्फ बाय अ कंडक्ट और एनी अदर पर्सन। तो एक कॉन्ट्रैक्ट करता है कि बाय विच एक पार्टी प्रॉमिस कर रही है टू सेव अदर फ्रॉम द लॉस कॉज ड्यू टू हिम बाय कंडक्ट ऑफ द प्रोमिसर हिमसेल्फ और बाय द कंडक्ट ऑफ एनी अदर पर्सन, ठीक है। तो एक काइंड ऑफ इंडेमनिटी है कि अगर कोई भी लॉस हुआ तो उस केस में उसकी वजह से तो उसको क्या करना पड़ेगा? पे करना पड़ेगा। जैसे कि ए कॉन्ट्रैक्ट करता है इंडेमनिटी, ए कॉन्ट्रैक्ट टू अ इंडेमनिटी बी अगेंस्ट द consequences of any legal proceedings which C may initiate against B in respective of certain matter। ये जो कॉन्ट्रैक्ट है इसको इंडेमनिटी कहेंगे। ए कॉन्ट्रैक्ट करता है टू इंडेमनीफाई बी अगेंस्ट द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ एनी लीगल प्रोसीडिंग, जो कि सी कर रहा है वो इनिशिएट करेगा अगेंस्ट द बी इन रिस्पेक्ट ऑफ सर्टेन मैटर, राइट। एसेंशियल क्या है? दो पार्टीज होनी चाहिए, इंडेमनीफायर एंड इंडेमनीफाइड। लॉस होना चाहिए दोनों के बीच में। लॉस में अराइज फ्रॉम प्रोमिसर्स एक्ट या फिर थर्ड पार्टीज के एक्ट से भी हो सकता है। एंड ये एनफोर्सेबल है बाय लॉ। राइट्स क्या है यहाँ पे कि जो इंडेमनिटी होल्डर होगा वो एंटाइटल कर सकता है रिकवरी फ्रॉम द इंडेमनीफायर। जितने भी डैमेज उसने करे हैं उसको पे करना पड़ेगा। जितना भी कॉस्ट इंकर्ड हुआ है डिफेंडिंग सच सूट वो भी देना पड़ेगा। जितना भी सम उसने पेड किया अंडर द कंप्रोमाइज प्रोवाइडेड इट अगेंस्ट द इंडेमनीफायर इंस्ट्रक्शंस। इसके बाद है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। कॉन्ट्रैक्ट टू परफॉर्म द प्रॉमिस और डिस्चार्ज द लायबिलिटी ऑफ अ थर्ड पर्सन इन केस ऑफ हिज डिफॉल्ट, ठीक है। एक कॉन्ट्रैक्ट मतलब एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसमें वो परफॉर्म करेगा अपने प्रॉमिस को या फिर डिस्चार्ज करेगा लाइबिलिटी को ऑफ थर्ड पर्सन इन केस ऑफ हिज डिफॉल्ट। पार्टीज क्या है यहाँ पे? प्रिंसिपल डेटर होता है एक पर्सन जिसका डिफॉल्ट है टू लीड्स दी लाइबिलिटी, उसकी वजह से लाइबिलिटी हो रही है कंपनी के अंदर। क्रेडिटर कोई भी पर्सन जिसकी वजह से गारंटी दी गई है। श्योरिटी एक पर्सन जो गारंटी दे रहा है। टाइप्स क्या हैं? स्पेसिफिक गारंटी होती है फॉर सिंगल डेट और ट्रांजेक्शन। कंटिन्यूइंग गारंटी होती है लाइक सीरीज ऑफ ट्रांजेक्शन। एसेंशियल क्या है? यहाँ पे तीन पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होता है, कंसिडरेशन रिक्वायर्ड होता है एंड ये प्रिंसिपल डेटर होता है। राइट्स क्या है यहाँ पे श्योरिटी के कि अगेंस्ट द प्रिंसिपल डेटर होना चाहिए राइट टू सबऑर्डिनेशन एंड राइट टू इंडेमनीफाइंग। अगेंस्ट क्रेडिटर भी हो सकता है राइट टू गेट सिक्योरिटी और राइट टू सेट ऑफ इफ अवेलेबल टू डेटर। राइट टू कोर्स लाइक इक्वल कॉन्ट्रीब्यूशन होना चाहिए अनलेस अदरवाइज एग्रीड। डिस्चार्ज ऑफ श्योरिटी क्या है? एक श्योरिटी जो है डिस्चार्ज कर सकते हैं इन केस ऑफ दैट अगर रिवोकेशन हो रहा है बाय कॉन्टिन्यूस गारंटिंग। वेरिएंस आ रहा है विदाउट एनी श्योरिटी कंसेंट, डिस्चार्ज हो रहा है प्रिंसिपल डेटर या फिर क्रेडिटर के एक्ट कर रहे हैं इम्पेरिश श्योरिटी रेमेडी। इसके बाद है बेलमेंट एंड प्लेज। बेलमेंट क्या होता है? लाइक डिलीवर करना गुड्स को बाय वन पर्सन टू अनदर फॉर सम पर्पस अपॉन अ कॉन्ट्रैक्ट दैट दे शैल बी रिटर्न और अदरवाइज डिस्पोज करेगा अपॉन कंप्लीशन ऑफ द पर्पस, ठीक है। तो इसको हम बेलमेंट कहते हैं। बेलर कौन होता है? जो डिलीवर कर रहा है गुड्स को। बेली कौन होता है? जो गुड्स को क्या कर रहा है मिल रहे हैं जिसको, ठीक है, उसको कहते हैं जिसको गुड्स रिसीव हो रहे हैं। एसेंशियल क्या है? डिलीवरी ऑफ गुड्स होना चाहिए।
फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस होना चाहिए, रिटर्न करना या फिर डिस्पोजल करना एज पर देयर इंस्ट्रक्शन होना चाहिए, एंड ये कॉन्ट्रैक्ट होता है। ड्यूटीज क्या है बेली के, वो रिस्पॉन्सिबल केयर रखे, उसको कोई भी अनऑथराइज्ड यूज नहीं करना है, रिटर्न करना है गुड को या फिर कंपनसेट करना है फॉर नॉन रिटर्निंग। राइट्स क्या है बेली के कि राइट टू लेन है उसका, राइट टू नेसेसरी एक्सपेंस एंड राइट टू कंपनसेशन। ड्यूटीज क्या है यहाँ पे बेलर के, डिस्क्लोज कर सकता है नोन फॉल्ट को, बियर कर सकता है एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्सपेंसेस को, एक्सेप्ट कर सकता है गुड्स बैक। इसके बाद है प्लेज। प्लेज क्या होता है, बेलमेंट ऑफ गुड्स एज अ सिक्योरिटी फॉर पेमेंट्स ऑफ अ डेट और परफॉर्मेंस ऑफ अ प्रोमिसी। ठीक है, तो काइंड ऑफ क्या हो गया, ये हमारा सिक्योरिटी पेमेंट हो जाती है। प्लेजर और पॉनर कौन होता है, जो डिलीवर करेगा गुड्स को। प्लेज या फिर पाउनी कौन होगा, जो रिसीव करेगा गुड्स को एज अ सिक्योरिटी। बेलमेंट एसेंशियल्स क्या है कि बेलमेंट होना चाहिए फॉर सिक्योरिटी, फॉर डेट या फिर कॉम्प्रोमाइज के लिए डिलीवर करो गुड्स को एज एक्चुअल और कंस्ट्रक्टिव। राइट्स क्या है यहाँ पे पॉनी के, जो राइट करे रिटेंशन को, राइट टू एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस एंड राइट टू सेल द गुड्स उसके पास होते हैं। ड्यूटीज क्या है यहाँ पे पौने के, कि जो पाउनी जो होगा वो रिटर्न करेगा गुड को आफ्टर द डेट इज रीपेड। ये काइंड ऑफ ऐसा है जैसे आप गिरवी रख देते हो ना सामान को अपने, काइंड ऑफ वो वाला कॉन्सेप्ट है कि आपने किसी को कुछ गुड्स रख के सब उससे पैसे लिए, जब तक वो पे नहीं करोगे तब तक वो पर्सन यूज करे, कुछ भी कर सकता है, ठीक है, बेच नहीं सकता है, ठीक है, बट लेकिन अगर आप नहीं उसके टाइम पे पैसे दोगे तो उसके पास राइट्स होते हैं कि वो सेल करके अपने पैसे को रिकवर करे। राइट्स क्या होते हैं पॉनर के, जो पाउनर के, जो रिडीम करे गुड्स को बिफोर सेल, राइट टू रिसीव करे एनी सरप्लस। कॉन्ट्रैक्ट क्या है एजेंसीज के, एक एजेंट, जो एक एजेंट क्या होता है, एक पर्सन होता है जो एम्प्लॉयड होता है टू डू और एक्ट फॉर अनदर और रिप्रेजेंट अनदर इन डीलिंग विद द थर्ड पर्सन, उसको हम एजेंट कहते हैं। पार्टीज, प्रिंसिपल होता है, एजेंट होता है, पर्सन जो ऑथराइज होगा एंड जो पर्सन जो एक्ट करेगा उसके बिहाफ में, प्रिंसिपल के बिहाफ पे। क्रिएशन ऑफ एजेंसी क्या होता है, एक्सप्रेस एग्रीमेंट होता है, एम्प्लॉयड एग्रीमेंट भी होता है, रेटिफिकेशन भी होता है, नेसेसिटी एंड बाय एस्ट्रपल। सो इन चीज की वजह से क्या होती है, एजेंसीज होती हैं। अथॉरिटी ऑफ एजेंट क्या होता है, एक्चुअल अथॉरिटी एक्सप्रेस और जो इम्प्लाइड करेगा, ऑब्स्टेंशियल अथॉरिटी में जो अपीयर करेगा टू हैव द अथॉरिटीज। ड्यूटीज क्या होती है एजेंट की, फॉलो करना है उसको इंस्ट्रक्शन को, कैरी आउट करना है बिजनेस की जितनी भी रीजनेबल स्किल है, कम्युनिकेट करना है प्रिंसिपल से, अकाउंट फॉर मनी रिसीव्ड जो भी है, नॉट डील ऑन ओन अकाउंट, पे करेगा जो भी सम रिसीव हो रहा है प्रिंसिपल से। राइट्स क्या है एजेंट के, राइट टू रेम्यूनरेशन, राइट टू लेन, राइट टू इंडेमनीफाइड, राइट टू कंपनसेट। ड्यूटीज क्या है प्रिंसिपल के, उसको रेम्यूनरेशन देना पड़ेगा, इंडेमनीफाइड एजेंट है, नॉट टू प्रिवेंट परफॉर्मेंस। टर्मिनेशन ऑफ एजेंसीज क्या है, म्यूचुअल एग्रीमेंट रहेगा, रिवोकेशन प्रिंसिपल कर सकता है, रेनिशिएशन एजेंट कर सकता है, कंप्लेन कंप्लीशन ऑफ बिजनेस पे होगा, डेथ या फिर इंसैनिटी केस में प्रिंसिपल एजेंट होता है, इंसॉल्वेंसी ऑफ प्रिंसिपल भी हो सकता है। डिफरेंस क्या होता है इंडेमनिटी और गारंटी के बीच में, नंबर ऑफ पार्टीज कितनी होती है इंडेमनिटी में, दो, यहाँ पे तीन होती हैं। नेचर ऑफ लाइबिलिटी क्या है, यहाँ पे प्राइमरी होता है, यहाँ पे सेकेंडरी होता है। कब अराइज होता है, जब लॉस हो जाता है, यहाँ पे जब डिफॉल्ट हो जाता है। राइट टू सू कब होता है, जब इंडेमनिटी होल्डर सू कर देता है इंडेमनीफायर को, यहाँ पे श्योरिटी जो है यहाँ पे शू करता है प्रिंसिपल को, डेटर आफ्टर पेमेंट। राइट, डिफरेंस क्या है यहाँ पे बेलमेंट एंड प्लेज के बारे में। सो फॉर सेफ कीपिंग यूज होता है यहाँ पे, सिक्योरिंग अ डेप्ट। राइट टू सेल इसमें नहीं होता है बेलमेंट पे, यहाँ पे होता है। ओनरशिप जो है यहाँ पे रिमेन करता है विद द बेलर, यहाँ पे जो हमारा पाउनर होता है उसके पास होता है। एग्जाम्पल देखोगे कि बाइक दे रहे हो फॉर रिपेयरिंग, यहाँ पे क्या कर रहे हो, गोल्ड ले रहे हो फॉर लोन। एजेंट और सर्वेंट के बीच में क्या होता है डिफरेंस, अथॉरिटी, एजेंट के पास जो है वो कंट्रैक्चुअल रिलेशनशिप होता है, यहाँ पे सर्वेंट के पास नहीं होती है अथॉरिटी। कंट्रोल जो यहाँ पे लेस कंट्रोल होता है, यहाँ पे फुल कंट्रोल होता है बाय एम्प्लॉयर। इंडिपेंडेंट डिसीजन यहाँ पे हो सकता है, यहाँ पे अंडर द डायरेक्ट सुपरविजन होता है। सो दिस इज ऑल अबाउट योर यूनिट नंबर 1, अ वेरी लेंदी यूनिट इट वाज, राइट, but the thing is that you just need to understand the complex terms, that's it, just concept समझो। इतने पूरा जो होता है ना पॉइंट टू पॉइंट आप चीजें याद करने की कोशिश तो बिल्कुल मत करना, बिकॉज
लॉ याद करने वाली चीज नहीं है, लॉ समझने वाली चीज है, राइट। वर्ड टू वर्ड आप कभी भी इसको याद नहीं कर पाओगे। जस्ट अंडरस्टैंड दी टर्म्स, कॉसी कॉन्ट्रैक्ट क्या है, मेन मेन जो हेडिंग्स होती हैं ना वो पढ़ो, वो लर्न करो सिर्फ, राइट। उसका मतलब जानो, उसके कॉन्सेप्ट के बारे में जानो। बाकी जो फालतू फालतू की एक्सप्लेनेशन होती है ना, उसको कोई जरूरत नहीं है याद करने की, ठीक है। वो आप खुद बना सकोगे पेपर में, राइट। So thank you, dear student, for watching my video. If you like it, please subscribe to my channel. Right. Bye bye. Take care.